फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। अगर आप क्लास 10 में हैं, 2027 में क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपका ईच एंड एवरी कंसेप्ट और एक एक लाइन आपका क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आप एक एक क्वेश्चन जो भी डीपली क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस पूरे चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और जो इक्वेशन बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो लाइन एनसीईआरटी में वो दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। इस केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले आप ना अपने डेली लाइफ में कुछ क्या कंसीडर करना है आपको डेली लाइफ में। थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है डेली लाइफ में जब हम मिल्क को, दूध को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर में। किसी दिन किचन में भूल जाते हैं, फ्रिज में रखना ही भूल जाते हैं, किचन में ही छोड़ देते हैं और गर्मी का टाइम है, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो दूध है, वो जो मिल्क है, वो क्या कैसा बन जाता है? आपने कभी देखा? एक थॉ टाइप का बन जाता है, थक्का सा बन जाता है, ठीक है, मतलब दूध जम हो जाता है। तो क्या होता है जब भूल जाते हैं किचन में तो दूध जम जाता है ना। तो वही बोला गया कि मिल्क को जब हम रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली छोड़ देते हैं, फ्रिज में डालना भूल जाते हैं समर के टाइम पे, तो क्या होता है वो जम जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइफ में हो रहा है, ये क्या एक डेली लाइफ प्रॉब्लम हर रोज देखते हैं ऐसा चीज है ना। तो ये क्या, ये भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन है। ये टाइप ऑफ रिएक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ एग्जांपल्स लिख के डेली लाइफ पर, ठीक है। फिर बोला गया एन आयरन, जैसे आयरन का जैसे तवा होता है, पैन होता है, नेल होता है, ये आयरन का बना होता है, ठीक है। इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर हम तवा को, पैन को या फिर नेल को जो होता है ना, उसको, नेल क्या होता है, काठी जो होता है आयरन का जो होता है, लोहे का बना होता है वो, उसको अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ऐसे छोड़ दें, खुला छोड़ दें, छत पे छोड़ दें, तो क्या होता है हम देखते हैं कि उसमें ना जंग लग जाता है। हमें पता है क्या लग जाता है? जंग। और ऊपर का जो होता है ना बहुत सॉफ्ट, वो झड़ने लगता है। फिर तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो जो आयरन है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन से, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है प्रेजेंट, उससे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो वो भी डेली लाइफ में वो भी क्या है, जो आयरन में जंग लगता है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिखा हुआ है? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अब सबसे पहले फर्मेंटेड क्या मतलब, फर्मेंटेड क्या होता है, ठीक है। तो फर्मेंटेड आपने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन क्लास 9 में, जो ये एक प्रोसेस है, ये जो टर्म है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, ईस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस वो क्या करता है, उसके पास ना नेचुरल शुगर कंज्यूम करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, और इस ग्रेप्स को क्या करता है कुछ टाइम के बाद क्रश कर देता है, मतलब उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, ठीक है। उसमें से अल्कोहल मतलब गर्मी में जब ऐसे ही रखा होता है या ठंडी में भी बहुत दिनों तक रखा होता है, तो उसमें से हीट निकलता है, अल्कोहल निकलता है, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और ये एक टाइप का रिएक्शन है, मतलब ईस्ट की हेल्प से ग्रेप्स क्या होता है, फर्मेंटेड हो जाता है, और वो फिर जो वो ग्रेप्स होता है वो खाने लायक नहीं होता, फिर उसका यूज हम वाइन बनाने में करते हैं, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, तो ये भी क्या है, डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। नेक्स्ट क्या, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो खाना हम खा रहे हैं और फिर वो डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, वो भी क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, वी रिस्पायर, मतलब हम सांस लेते हैं, फिर ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, फिर सेलुलर लेवल पे जो भी चीजें होती हैं ऑक्सीजन के थ्रू है ना, तो ये भी क्या है, ये भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो ये डेली लाइफ का कुछ एग्जांपल दिया कि हम ये चैप्टर के क्यों पढ़े। तो डेली लाइफ में जो हमारे हो रहा है ये सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन जो है पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या दिया, इन ऑल द एबव सिचुएशन, ये जितना सिचुएशन दिया हुआ है, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। तो ये क्या बताता है कि जो नेचुरली जो होता है हर सब्सटेंस में कुछ ना कुछ चेंज होता है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से चेंज होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने लोअर क्लास में पढ़ रखा है कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, जो ऊपर से चेंज होता है, जिससे नया कंपाउंड नहीं बनता है। जैसे क्या होता है, वुड का लकड़ी का टूट जाना, ठीक है, जैसे एक पेंसिल है, ये पेंसिल टूट जाएगा, तो ये क्या है, फिजिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस नहीं, ये टूट के नया सब्सटेंस नहीं बना देगा, ठीक है, ये पेंसिल ही रहेगा, तो ये फिजिकल चेंजेस हो गया। हमने और क्या पढ़ा, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जैसे कि पेपर का जलना, पेपर को बर्न करने के बाद वो ऐश कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम उस पेपर से फिर वो ऐश से फिर पेपर नहीं बना सकते, ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा है, तो ये बहुत बेसिक लेवल पे था। अब हम क्या करेंगे, physical chemical changes of matter in previous classes. Whenever chemical change occur, we can say that chemical reaction has taken place. तो हमने जहाँ पर भी chemical changes के बारे में पढ़ा था, जिस एग्जाम्पल के बारे में chemical changes में पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। आप भले ही चौंक सकते हो कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन होता क्या, ठीक है। हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ताकि हमें इस आंसर क्वेश्चन का, हाउ डू वी कम टू, कैसे हमें पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है कहीं पे, इसका पता चले, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्टिविटी 1.1 दिया हुआ है, सब पहले ही एक्टिविटी दे दिया क्योंकि हम इस चैप्टर को क्यों कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्टिविटी में लिखा गया दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, मतलब इस एक्टिविटी को घर पे नहीं करना है, टीचर्स के असिस्टेंस में ही करना है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर सुटेबल आई ग्लास, ये सही होगा, ये रिएक्शन करने से पहले आप आई ग्लास जरूर पहने। अब क्यों पहनेंगे वो भी पता चलेगा, ठीक है। क्लीन अप मैग्नीशियम रिबन, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है, ठीक है, ऐसा होगा, मैग्नीशियम रिबन होगा, ठीक है। आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन कपड़े जैसा नहीं होता है, मेटल का बना होता है, ठीक है। तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। क्लीन अप मैग्नीशियम रिबन, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है, ठीक है। 3 से 4 सेंटीमीटर आप लंबा लीजिए और सैंड पेपर के साथ इसको क्या कीजिए, क्लीन कीजिए। होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टोंग, अब इसको होल्ड कीजिए, पकड़िए टोंग की हेल्प से, ठीक है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिट लैम्प ऑफ बर्नर्स एंड कलेक्ट द ऐश। अब इसको क्या करना है कि इस लैम्प से इसको बर्न करना है और जो ऐश बर्न करने के बाद जो ऐश बनता है उसको आपको कलेक्ट करना है एक वॉश ग्लास में, एक शीशे की ग्लास में, ठीक है, दस्तरी में। तो एज शोन इन द फिगर, ठीक है, जैसे कि फिगर 1.1 में दिखाया गया। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे होंगे तो उसको जितना दूर पॉसिबल सके रखिए अपनी आंखों से, ठीक है। अब बोला गया ये करना है आपको, ये तो समझ में आ गया कि प्रोसीजर क्या है। एक रिबन लेना है 3 से 4 सेंटीमीटर, उसको पहले रब करना है, मतलब उसको क्लीन करना है, उसके बाद उसको लैंप के सामने लाके उसको बर्न करना है और जो ऐश बनेगा उसको कलेक्ट करना है वॉश ग्लास में। आपने क्या ऑब्जर्व किया,
जब आपने ये एक्टिविटीज़ की। तो आपने तो अभी तक करी नहीं है, ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं कि कैसे करेंगे। बाद में जब वक्त आएगा, लैब होगा हमारे स्कूल में पे, तो हम वहाँ पे आप कर भी लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम जो कि सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, स्टेट भी लिखना होता है। सॉलिड फॉर्म में वो क्या है, जब हम उसको बर्न करेंगे, बर्न कब होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे। तो जब इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन एक गैस है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि सॉलिड होगा। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यही ऐश होगा, ठीक है, ये व्हाइट पाउडर ही इसका ऐश होगा, ठीक है, जलने के बाद हमें मिलेगा, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है आपको कि मैग्नीशियम बर्न्स विद ब्राइट लाइट। जब हमने इसको जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एक ब्राइट लाइट, मतलब डेजलिंग, यहाँ पे एनसीईआरटी में आगे दिया हुआ है कि डेजलिंग क्यों दिया हुआ है, डेजलिंग ब्राइट लाइट को बताता है, ठीक है, फ्लेम के साथ वो जलेगा। इसीलिए आपको क्या करना होता है, उसको दूर रखना होता है थोड़ा, इसीलिए बोला गया यहाँ पर क्या कि जितना दूर हो सके पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत ही ब्राइट, तेजी से ब्राइट लाइट के साथ वो जलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक जब ये रिएक्शन होता है तो ब्राइट लाइट के साथ जलता ही है। उसके बाद जो आफ्टर रिएक्शन हमें एक ऐश पाउडर मिलता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो आपको यहाँ पे कलर भी याद रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो हमने देखा कि इस मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, जब ये दोनों जला तो एक व्हाइट कलर का ऐश मिला, ठीक है, और जब ये जला तो एक डेजलिंग सा लाइट भी निकला, ठीक है, ब्राइट लाइट के साथ ये जला, ठीक है। और उसके बाद ये सॉलिड और गैस मिलकर क्या बना दिया, सॉलिड बना दिया, ये हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, ये कंफर्म क्या कर रहा है, ये नया सब्सटेंस है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है इस मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से। तो एक नया सब्सटेंस बना, ठीक है। तो जब किसी रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, एक अलग ही सब्सटेंस बनता है, तो हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन है, ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये हमने ऑब्जर्व, ये तीन चीज़ आपको लिखनी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्राइट लाइट के साथ जो है ना, फ्लेम के साथ जलता है, पाउडर बनता है एक व्हाइट कलर का, ठीक है, और उसके बाद एक नया सब्सटेंस बनता है, ये सारी चीज़ें बतानी होती है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। आगे एनसीईआरटी खुद बता देता है कि आपने जरूर देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन जो है एक व्हाइट फ्लेम के साथ, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, डेजलिंग मतलब ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। उस पाउडर को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो पाउडर किस चीज़ का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये कैसे बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब रिएक्शन हुआ है किसके बीच में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो रिएक्शन भी आपको लिखना आना चाहिए, मैग्नीशियम का फॉर्मूला भी आना चाहिए। अब ये फॉर्मूला सब कैसे आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको एक पीरियडिक टेबल का चार्ट पेपर लेना है, किसी भी शॉप पे जाएंगे, बुक वाली शॉप पे बोलेगा पीरियडिक टेबल का चार्ट पेपर दीजिए, बहुत सारे साइज का होता है, आपके स्टडी टेबल पे कौन सा फिट आएगा वो ले लेना। और उसमें 1 से लेकर 20 तक तो आपको याद होना चाहिए, और बाकी जो इस चैप्टर में जो एलिमेंट यूज हुआ है सारे आपको याद करने, जैसे कि 1 से 20 तक तो आप याद ही कर लीजिएगा, जैसे कि आयरन, ये सब 20 के बाहर आता है, तो इन सब चीज़ों को भी याद कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा भी याद करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दिया, 1.2। एनसीईआरटी सबसे पहले एक्टिविटी दी जा रही है लगातार, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन या नहीं हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, वो एक्टिविटी दिया हुआ है। तो 1.2 का एक्टिविटी करते हैं, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। अब आप सबसे पहले बोलेंगे लेड नाइट्रेट का पता नहीं होता, लेड नाइट्रेट होता क्या, तो अभी नहीं पता है, लेकिन आगे जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको सारा धीरे धीरे आने लगेगा। इसलिए आप एक अच्छा सा टीचर ज्वाइन करते हैं कि आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। तो अभी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको सारा फॉर्मूला आएगा, आप उसको रिवाइज करते रहिएगा। तो सबसे पहले लेड नाइट्रेट लेना है और उसमें ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं बताऊंगी भी, और बोला गया है कि जब आप उसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड करोगे तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे, ये बताओ, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अच्छे से पहले हम समझते हैं एक कॉपी में। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट कैसे लिखते हैं, पीबी क्या होता है, लेड। जब आप वो पीरियडिक टेबल का चार्ट पेपर लेंगे ना, उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को पीबी से डिनोट करते हैं, और नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड। के से पोटेशियम होता है, आई से आयोडीन होता है, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसका क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो बोला गया क्या आपने ऑब्जर्व किया, लेड नाइट्रेट जो है वो एक्वस फॉर्म में, बोला गया लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेने को, मतलब एक्वस फॉर्म में, और ये भी एक्वस फॉर्म में, ठीक है। एक्वस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में। अब जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, पीबी आयोडाइड, लेड आयोडाइड बनेगा, क्या बनेगा, लेड PbI2, लेड आयोडाइड बनेगा, और बनेगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और ये एक्वस फॉर्म में होगा, और लेड आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे स्टेट हम बताते हैं। तो ये रिएक्शन, ये कंप्लीट रिएक्शन है हमारा, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना होता है, ठीक है। अब बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल रिएक्शन को, ये हम जस्ट आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको बैलेंस करके ही अभी लिखते हैं। यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा 2 होगा वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल पूरा रिएक्शन। अब हमने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व ये किया कि एक ब्राइट येलो PPT बना लेड आयोडाइड का, ये जो लेड आयोडाइड है ना, येलो कलर का बना है, ब्राइट येलो कलर का बना है, ठीक है। और ये PPT है, प्रिसिपिटेट है, ये क्या है, ये जो है PPT है। PPT क्या होता है, ये तो पहले येलो कलर का है, फिर ये प्रिसिपिटेट है, प्रिसिपिटेट। अब क्या होता है, अभी हम जब आगे टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिसिपिटेट, ठीक है। अब यहीं पे समझ लेते हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रिसिपिटेट का मतलब समझ लेते हैं। PPT का, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PPT भी बोलते हैं। PPT का मतलब होता है कि जब रिएक्शन होता है और रिएक्शन के दौरान कोई फ्लास्क में, जैसे ये फ्लास्क है, इसमें हमने लेड नाइट्रेट लिया और पोटेशियम आयोडाइड लिया, तो ये जो है ना लेड आयोडाइड नीचे आके सॉलिड फॉर्म में नीचे आके बैठ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, ये इनसॉल्यूबल होगा। तो जब भी रिएक्शन के दौरान कोई इनसॉल्यूबल चीज नीचे फ्लास्क के नीचे बेस में आ जाती है सॉलिड फॉर्मेट में, वो इनसॉल्यूबल होती है, उसी को हम PPT बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कलर का चेंज हुआ, ठीक है। और उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ PPT कन्फर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ PPT बना, इसमें कलर चेंज हुआ, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका पहला पहचान हमने पहली एक्टिविटी में क्या देखा कि न्यू कंपाउंड बनेगा। अगर न्यू कंपाउंड बन रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा हमने इस रिएक्शन में क्या देखा कि कलर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज। अगर किसी रिएक्शन के दौरान कलर चेंज होता है दैट मीन्स वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ, साथ ही साथ मैं बता देती हूँ, आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स होता है, वेरियस टाइप्स होता है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। जब आप सारा पढ़ लेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब ये कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट है आगे सीखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, समझ आ गया। तो ये कंफर्म होता है, आपको कलर याद रखना है कि कौन सा कलर निकलता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में आगे कि लेड आयोडाइड किस कलर का बनता है, तो येलो कलर का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर, इस रिएक्शन से हमें पता चला कि कलर चेंज होता है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया, ये कंफर्म करता है, कलर का चेंज होना कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन पाया जा रहा है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में क्या देखते हैं, ये समझ आ गया, लेड आयोडाइड का फॉर्मूला भी सब चीज समझ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3 में क्या दिया गया, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या लेना है, जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक का ग्रैन्यूल्स दाना दाना मतलब जिंक लेना है, ठीक है। इन कोनिकल फ्लास्क में आप लो, ठीक है, इस टाइप का कोनिकल फ्लास्क होता है, ठीक है, लो। और उसमें क्या, और टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसमें थोड़ा क्या ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करो या तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला नहीं पता होगा, कोई बात नहीं है, अभी हम सीख लेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में से कोई एक ऐड करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्या करना है कि हैंडल द एसिड विद केयर, मतलब एसिड को आपको अच्छे से हैंडल करना है, ऐसा नहीं कि हाथ में कर लिया कि एसिड है ना, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या आप जब ये कर रहे हो जिंक ग्रैन्यूल्स में, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हो तो जिंक ग्रैन्यूल्स के अराउंड कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, ठीक है। तो इसका आंसर देना है टच द। अब उसके जब आपने ये रिएक्शन करवाया और कोनिकल फ्लास्क को टच किया तो आपको कुछ टेम्परेचर में चेंज फील हुआ कि वो जो ट्यूब है वो थोड़ा गर्म हो गया, ठीक है, या फिर वो थोड़ा कोल्ड हो गया, कुछ टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया ये जिंक ग्रैन्यूल्स का, तो अब इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि जिंक ग्रैन्यूल्स, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि जिंक ग्रैन्यूल्स लो। तो जिंक ग्रैन्यूल का रिएक्शन हम H2SO4 के साथ नहीं करवा रहे हैं, HCl करवा रहे हैं, या H2SO4 भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई कर सकते हैं। तो H2SO4 के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया तो क्या होता है, Zn जो है ना हाईली रिएक्टिव मेटल, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। Zn जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा और हाइड्रोजन को हटा देगा, वो लेस रिएक्टिव है, तो ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो आपको केमिकल ये रिएक्शन ऐसे लिखना है जैसे जैसे लिखा हुआ है कि जिंक में ऐड करो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है, और जब हमने ये रिएक्शन करवाया तो जिंक सल्फेट बना। मैं नाम भी बताते जा रही हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, आप अपने नोट्स में जब लिखोगे तो यहाँ पे लिखना नीचे, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, ठीक है। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक डिस्प्लेस कर रहा है, इसको हटा दे रहा है, किसको, हाइड्रोजन को, क्यों, क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ऑब्जर्व क्या किया हमने कि जो जिंक ग्रैन्यूल्स था उसके आसपास बबल्स बन रहे थे, तो बबल्स जो बन रहा है उससे हमें पता चला कि जो बबल्स है और कुछ नहीं, हाइड्रोजन गैस का ही बबल्स है, ठीक है, वो जो बबल्स बन रहा है वो हाइड्रोजन गैस का बन रहा है, ठीक है। और जब हमने फ्लास्क को टच किया तो फ्लास्क क्या हुआ, हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास बबल्स बन रहे थे, दैट मीन्स इट कन्फर्म्स कि हाइड्रोजन गैस है। फिर हमने जब फ्लास्क को टच किया तो वो क्या था, वार्म था, फ्लास्क क्या था, वार्म था, मतलब हमें क्या पता चला कि इस रिएक्शन के दौरान जो है हीट भी रिलीज हो रहा है, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस वजह से एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक ये भी पढ़ेंगे हम कि किस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, किस रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये रिएक्शन का टाइप एक तो एक्सोथर्मिक है, दूसरा और पूछ सकता है कि और किस टाइप का है, तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है जिंक हाइड्रोजन को, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे गैस बना, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा कि ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब आगे जब ये दोनों तीनों एक्टिविटीज हमें अच्छे से समझ में आ गया, हमने सारा कुछ देख लिया उसमें, ठीक है। तो अब बोला है फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज, जो आपने 3 एक्टिविटीज पढ़ी है, वी कैन से, अब हम कह सकते हैं कि कोई भी फॉलोइंग की दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, मतलब इसमें से कोई भी चीज़ आपको दिखे किसी भी रिएक्शन में तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि स्टेट का चेंज होना है, स्टेट का चेंज होना कैसे मैं बोली हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में Zn जो है वो सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेट में निकल रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट का चेंज हो रहा है गैस के फॉर्म में, मतलब ये सॉलिड था, ये एक्वस था, ये गैस हो गया, गैस के फॉर्मेट में निकल रहा है, ठीक है। तो स्टेट का चेंज हुआ, तो किसी भी रिएक्शन में जब स्टेट चेंज हो जाएगा, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड बन गया, लिक्विड है तो गैस बन गया, है ना, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर चेंज क्या कर रहा है, जैसे अभी हमने लेड आयोडाइड में देखा कि लेड आयोडाइड क्या हो रहा है, येलो कलर का बन जा रहा है, ठीक है, तो चेंज इन कलर, इसका मतलब भी क्या है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस भी रिलीज हो रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, कोनिकल फ्लास्क को हमने टच किया, यहाँ पे वार्म था ये, दैट मीन्स यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब भी हम कोई एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी नजर आ रहा है, दैट मींस वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी वैरायटी में चेंजेस हो रहे हैं ना हमारे आसपास, ठीक है। जैसे हमने देख लिया दूध का दही जमना, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। दूध जब मिल्क को हम ऐसे छोड़ देते हैं तो वो अलग सा और थक्का सा बन जाता है, तो वो अलग रिएक्शन है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। खाना का बनना केमिकल रिएक्शन, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अराउंड है वो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप, अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन बहुत सारे टाइप्स का होता है, कभी दो कंपाउंड मिल जाता है नया कंपाउंड बन जाता है, कभी एक कंपाउंड टूट जाता है नया कंपाउंड बन जाता है, कभी एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को, कभी एक एटम एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देता है, कुछ जुड़ जाता है। तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके अलावा ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है। और टेम्परेचर के बेसिस पे एक्सो इंडो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, हमने देखा, लेकिन इसको लिखना कैसे है, कैसे समझना है, ये सारे बारे में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, एक्टिविटीज 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज, एक्टिविटीज 1.1 क्या डिस्क्राइब कर रहा है,
कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्टिविटीज 1.1 को, जैसे हमने जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखा था, है ना, तो उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना हम, इंस्टेड ऑफ ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO, ये था, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम इसको ऐसे बोल दिए, ठीक है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन सेंटेंस फॉर्म, ये जो हमने लिखा है उस एक्टिविटी के बारे में, ये सेंटेंस फॉर्मेट में है ना, एक लाइन सेंटेंस बना दिया, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, ये बोल रहा है कि सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, ये थोड़ा लंबा है, इट कैन बी रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप इतना सेंटेंस में लिखो वर्ड इक्वेशन लिखो, सीधे क्या लिखो आप कि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो बोल हम यही रहे हैं, यही सेंटेंस बोल रहे हैं, बट हमने इसको कंसाइज फॉर्म में लिखा है वर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका, बार हम इतना सेंटेंस ना रिपीट करके थोड़ा सा लिख दिया हमने, ठीक है। तो बोला गया नेक्स्ट, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस, वो सब्सटेंस जो कि केमिकल चेंजेस में जाता है, ठीक है, इन द रिएक्शन मैग्नीशियम, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे केमिकल चेंजेस में गया, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिला और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। आर रिएक्टेंट्स, वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट्स कहलाता है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में आपको समझाया जा रहा है, क्या वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज हो जाता है, वो सब्सटेंस उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो चेंज होने के बाद नया सब्सटेंस बनता है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ आया व्हाट इज रिएक्टेंट्स एंड अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रिएक्टेंट्स, तो बोलना है क्या कि वो सब्सटेंस दैट अंडरगोस केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन, इसका केमिकल रिएक्शन होना है रिएक्शन के दौरान, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे कि एक एग्जांपल देना है किसी भी इक्वेशन का, ठीक है, रिएक्शंस का। नेक्स्ट बोला गया है द न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे कि इस केस में एक्टिविटी 1.1 के केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो प्रोडक्ट है ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट, एज वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो। वर्ड इक्वेशन में हम चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एरो के थ्रू दिखाते हैं, यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, ठीक है। दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, तो वही बोला है कि हम एरो से दिखाते हैं। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द बिटवीन देम द रिएक्टेंट्स आर रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं जिसको हम LHS लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, मतलब रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट ऐड हो रहा है उसको प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिटवीन देम, सिमिलरली उसी तरीके से प्रोडक्ट को हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है, विद अ प्लस साइन, कि क्या क्या बन रहा है, तो प्लस साइन बिटवीन देम। द एरो हेड, एरो का जो हेड है, जिस साइड एरो हेड होगा इसका मतलब कि उस साइड प्रोडक्ट बन रहा है, और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि केमिकल उस मतलब रिएक्शन जो है ना उसी साइड हो रहा है, रिएक्शन का डायरेक्शन पता चल रहा है कि इससे ये बन रहा है, अगर इसका डायरेक्शन ये होता तो हमें पता चलता है कि इससे ये बन रहा है, ठीक है। तो ओवर हेड साइड मतलब जो हेड है वो बताता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, शो द डायरेक्शन ऑफ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एरो है उसका एरो हेड जो है वो क्या डिनोट करता है, तो वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी डिनोट करता है, और एरो के एक साइड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट टॉपिक है, एक एक लाइन समझ आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हम केमिकल इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इज देयर एनी अदर वे शॉर्टर, वर्ड इक्वेशन से भी क्या शॉर्टर तरीका है केमिकल इक्वेशन को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज, तो अब आंसर देखिए कि केमिकल इक्वेशन को हम और भी कंसाइज और भी छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं और यूजफुल तरीके से, इफ वी यूज केमिकल फॉर्मुला, हम वर्ड को नहीं यूज करके केमिकल फॉर्मुला यूज कर लें। अब केमिकल फॉर्मुला हमें सबका कैसे याद होगा, वही पीरियडिक टेबल का चार्ट पेपर लेना है और याद करना हर एक एलिमेंट को, फिलहाल आपको 20 तक याद करने हैं, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मुला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, इंस्टेड ऑफ वर्ड्स का मतलब वर्ड्स के बजाय हम लोग केमिकल फॉर्मुला यूज करेंगे, ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इफ यू रिकॉल फॉर्मुला ऑफ मैग्नीशियम, अगर आप फॉर्मुला मैग्नीशियम के फॉर्मुला को रिकॉल करेंगे और ऑक्सीजन के फॉर्मुला को रिकॉल करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मुला को रिकॉल करेंगे, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम वर्ड्स में लिखा था, लेकिन मैग्नीशियम को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, Mg लिख सकते हैं, Mg। अब दो वर्ड में हमारा काम चल गया, मैग्नीशियम की जगह मैंने Mg लिख दिया, ठीक है। तो ये केमिकल फॉर्मुला है, ठीक है। ऑक्सीजन को हमने O लिख दिया, बस काम चल गया हमारा, O से ऑक्सीजन होता है, और ये दोनों MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना बना लिख के और कंसाइज में लिख दिया, ठीक है। दूसरा तरीका भी क्या है, केमिकल फॉर्मुला के रूप में लिखो, ठीक है। तो ये हो गया काउंट एंड कंपेयर। अब आगे बोला है कि हाँ, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि कैसे भी कंसाइज फॉर्म में, वर्ड इक्वेशन से भी कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, यहाँ तक हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो, इस साइड और इस साइड आप काउंट करो कि नंबर ऑफ एटम्स जो है हर एलिमेंट का क्या सेम है, ठीक है। पहले तो काउंट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और राइट हैंड साइड मैग्नीशियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, क्या ऑक्सीजन भी 1 है, क्या दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम का एटम्स सेम है, ऑक्सीजन का एटम सेम है, नहीं, ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 है, ठीक है, काउंट कर लिया। अब आगे क्यों बोला इसको काउंट करने के लिए, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम बोथ साइड, अगर इज द नंबर, क्या आपने जो काउंट किया क्या नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम, जैसे कि ऑक्सीजन एलिमेंट है, अब ये ऑक्सीजन कितना है, नंबर में कितना, तो 2 है, तो 2 नंबर ऑफ एटम्स मिलकर ऑक्सीजन बना रहा है, मतलब ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन दो एटम यहाँ पे है ऑक्सीजन का, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर अगर दोनों बोथ साइड सेम है, अगर हाँ सेम है, देन द इक्वेशन बैलेंस, तो इक्वेशन बैलेंस है। लेकिन अगर सेम नहीं है तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, और हमें क्या करना होगा, उसे बैलेंस करना होगा। द मास इज नॉट सेम, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो मास भी दोनों तरफ सेम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, तो अभी तो दोनों का मास सेम है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन 1 है, दोनों का मास क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब मास क्या होता है मैम, है ना, आपको मास नहीं पता होगा, तो मास क्या होता है वो भी आप पीरियडिक टेबल में देखेंगे। मास को तो मास क्या होता है, ठीक है, वो भी पीरियडिक टेबल में उसका वेट होता है, मास क्या होता है, उसका वेट, किसी भी हर एक एटम का कुछ ना कुछ अपना वेट होता है, उसी को मास बोलते हैं, ठीक है। अब ये मास कहाँ से पता चलेगा, मास किसी का ही नहीं है। पीरियडिक टेबल में जब आप देखेंगे तो उसमें एटॉमिक नंबर हर एक एटम के बारे में ऑर्डर में है ना, हर एक एटम का कितने नंबर पे आता है वो भी लिखा है, और उसके बाद उसका मास कितना, उसका वेट कितना है वो भी ऊपर में लिखा होगा, तो वो भी आप वहाँ से याद कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे सबका मास नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि जानना भी नहीं, बस इतना जान लीजिए कि मास होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा
जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, अगर दोनों साइड जो सेम नंबर ऑफ एटम्स है तो मास भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8। यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, 16 होता है, याद रखना है आपको, थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी वैसे हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8 होता है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास इसका 16 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32। तो क्या दोनों तरफ मास सेम है, नहीं सेम है। ठीक है, तो वही बोला गया यहाँ पे, क्योंकि एटम सेम नहीं होंगे तो मास भी सेम नहीं होंगे दोनों साइड। सच केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटर, इस टाइप को सिर्फ स्केलेटर ही होता है, ये कंप्लीट इक्वेशंस नहीं है, कंप्लीट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसे हमने स्केलेटर बनाया केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर रिएक्शन, स्केलेटर केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये स्केलेटर बस बनाया, इसको बैलेंस भी करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन आता है क्यों हम बैलेंस करें, क्यों आप हम बैलेंस करें। ठीक है, तो आप याद कीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा है क्लास कब, क्लास 9 में पढ़ा है, क्या आपको याद है? अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ पढ़ा है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था वो यही बोल रहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो ना उसमें नया मास ऐड होगा ना मास कम होगा। तो जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो 16 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 32 है, तो मास तो ज़्यादा है, दोनों तरफ सेम होना चाहिए था। ठीक है, ना ज़्यादा होना चाहिए था ना कम। ऐसा हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन के बाद डिस्ट्रॉय हो जा रहा है मास, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, chemical reaction, that is the total mass of, और क्या हो सकता है, the total of mass of element present in the product of chemical reaction has to be equal the total mass of elements present in the reactant। तो जितना एलिमेंट रिएक्टेंट साइड है, जितना एलिमेंट का मास रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। यही बोलता था लॉज ऑफ मास, लॉज ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन हमने देखा यहाँ पे बैलेंस नहीं था, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है बैलेंस करने की केमिकल इक्वेशन को, और उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो भी दोनों साइड सेम होना चाहिए। जैसे हमने देखा था यहाँ पे कि ऑक्सीजन का तो 2 था नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 2 है, इधर एक ही है। तो ये भी बोल सकते हैं कि मास सेम हो या फिर नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, लेकिन यहाँ पे एटम्स भी अलग अलग था इसलिए मास भी चेंज हो गया। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, या तो एटम के रिस्पेक्ट में बोलो या मास के। एलिमेंट रिमेंस द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस। इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, वो जो स्केलेटल था उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ी। इस द केमिकल इक्वेशन 1.2 क्या बैलेंस है, हमने भी देख लिया बैलेंस नहीं है। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। चलिए अब सीखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। ठीक है, तो हम तो सबसे पहले इसको सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ जिंक का तो हम ये इसे सीख लेते हैं। हम देखते हैं कि एक जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, Zn को डिनोट करते हैं, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये रिएक्शन हुआ तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन बन गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों साइड ये बैलेंस है या नहीं, बैलेंस है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट है वो लिख लेंगे। तो इधर भी जिंक है, इधर भी जिंक है, लिख लिया। इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, लिख लिया। इधर भी सल्फर है, इधर भी सल्फर है, लिख लिया। इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिया। ठीक है, ऑक्सीजन लिख लिया। अच्छे से समझना है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस साइड जिंक कितना नंबर में है, 1 है। राइट हैंड साइड में देखिए जिंक कितना है, 1 है। दोनों में हम 1 1 लिख देते हैं। हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, देखिए H2 है तो 2 एटम्स है, इधर भी 2 एटम्स है H2। सल्फर का कितना एटम है, 1 एटम है इधर राइट हैंड साइड और 1 एटम है लेफ्ट हैंड, 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है 4 तो 4 एटम्स ऑक्सीजन 4 एटम, मतलब ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर वाला था उसको खुद से बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम इधर कितना है 1 है, इसको ना कॉपी में समझते हैं अच्छे से। ठीक है, डिटेल्स में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या था हमारा रिएक्शन, पहले स्क्लेटर लिख देते हैं Mg + O2 = MgO। ठीक है, अब देखिए इधर भी Mg है, कौन सा एटम है पहले वो लिखते हैं, तो Mg है और ऑक्सीजन, बस 2 ही एटम है इस रिएक्शन में। अब लिखते हैं LHS साइड में और RHS साइड। ठीक है, RHS साइड, तो LHS में देखिए मैग्नीशियम कितना है 1 है और RHS में मैग्नीशियम 1 है। LHS में ऑक्सीजन कितना है 2 है और RHS में मैग्नीशियम ऑक्सीजन कितना है 1 है, ओनली 1। अब क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है बैलेंस, तो हमें क्या करना होगा, दोनों को बैलेंस करना होगा, दोनों तरफ सेम आइटम लाना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इधर के ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देते, तो देखिए अब मैग्नीशियम इधर कितना हो गया, 1 नहीं रहा, अब 2 हो गया, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 नहीं रहा 2 हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम इधर अनबैलेंस हो गया, इधर 1 था अब इधर 2 है तो इधर 1 ही रह गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर हम 2 लगा सकते हैं, अब ये 1 नहीं रहा अब 2 बन गया। तो अब देखिए दोनों चीज़ बराबर हो गई, इधर मैग्नीशियम 2 इधर मैग्नीशियम 2, इधर ऑक्सीजन 2 इधर ऑक्सीजन 2। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, Mg + O2 = MgO तो होता ही है ना, तो हम बैलेंस करने के लिए हम क्यों यहाँ पर 2 लगाएं, हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, हो गया 2 ऑक्सीजन हो गया 1 मैग्नीशियम हो गया। तो इस तरीके से बैलेंस नहीं करते, कभी भी सब स्क्रिप्ट में यहाँ पर नीचे नहीं लगाते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन में, नीचे आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो इसके कोफिशिएंट साइड में मतलब सामने यहीं पर चेंज करो। ठीक है, ये रूल होता है, तो आपको याद रखना यहीं पर 2 नहीं लगा सकते, लगा कर बैलेंस कर सकते, आपको कोफिशिएंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है केमिकल रिएक्शन जो होता है बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसका मैं नोट्स भी डाल दूंगी, मैं नोट्स भी डाल दूंगी, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो जाकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जो है अभी इस लेक्चर में हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन तक पढ़ा, एक एक्टिविटी जो 3 एक्टिविटीज आई थी उसको डिटेल्स में समझाया। नेक्स्ट हम एनसीईआरटी का लाइन ऐसे ही कवर करेंगे पूरा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और क्योंकि आप अभी तो समर वैकेशन चल रहा है, आपका एग्जाम्स किसी का हो चुका है मिड टर्म का, किसी का नहीं हो चुका है, तो जिनका होने वाला है कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं मिड टर्म में वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ताकि मैं जो है ना सीक्वेंस ऑर्डरली बनाऊँ, इसके बाद वो चैप्टर बनाऊँ जो आपके मिड टर्म में आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही एक एक्टिविटीज को समझेंगे, एक लाइन को समझेंगे, हर एक फॉर्मुला को समझेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहला लेक्चर हम लोग पहला जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस तक पढ़ा था, मतलब यहाँ तक पढ़ा था। और उसके बाद ये टॉपिक आया था कि आखिर हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, तो कल हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। एक्टिविटी 1.3 तक अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका था, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फिर से, मतलब कल थोड़ा पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने थोड़ा ही पढ़ा था, आज डिटेल्स में पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। और आज के बाद से आपको केमिकल इक्वेशन कोई सा भी हो अच्छी तरीके से बैलेंस करना आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पीछे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या कवर किया था एनसीईआरटी से। ठीक है, तो जो कुछ टॉपिक है, जैसे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जो यहाँ तक जो टॉपिक आया वो क्या था, केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, वो पढ़ा था। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता था कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलता था जो रिएक्टेंट होता था और वो नया प्रोडक्ट बना देता था, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, केमिकल रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता था कि जब हम केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करते थे टर्म और सिंबल के फॉर्म में, ठीक है, टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज के फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, केमिकल इक्वेशन। और एक होता था वर्ड इक्वेशन, जिसमें हम लोग लिखते थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऐसे करके लिखते थे। ठीक है, दूसरा क्या होता था, फॉर्मूला के केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना और कंसाइज में लिखना। ठीक है, तो और कंसाइज में हम कैसे लिखते थे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो केमिकल फॉर्मूला के रूप में जो है ना लिखना। ठीक है, तो ये होता था केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता था, वो कैसे पता चलेगा कहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है। तो क्या था उसमें पॉइंट की चेंज इन स्टेट, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, चेंज इन कलर, किसी रिएक्शन में क्या होता है कि कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, ये सारा जो इंडिकेशन था वो क्या बताता था कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आए कहाँ पर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर हमें क्या पता चला कि हमें जो हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, जैसे Mg प्लस O ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो ये जो बैलेंस नहीं होता था, ये डायरेक्टली स्केलेटल है, हमने बस स्केलेटल लिखा है। तो हर एक इक्वेशन को बैलेंस करना भी जरूरी होता है। क्यों बैलेंस करना जरूरी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, मतलब केमिकल्स जो होता है रिएक्शन से पहले, आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर द रिएक्शन जो होता है, उसका एटम्स और मास सेम होना चाहिए दोनों साइड में। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए हमें केमिकल को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब आते हैं कि जब हमें कोई इक्वेशन दिया हो तो हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे, कैसे हम उसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम वही सीखेंगे और ये एनसीईआरटी का लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि रिकॉल द लॉ, ये सब हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करने का एक स्टेप पहले हम शॉर्ट नोट से देखते हैं, फिर एनसीईआरटी को रीड करेंगे। तो अब एकदम लाइन बाय लाइन सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। इस वीडियो के बाद, इस कंसेप्ट के बाद आप हर एक इक्वेशंस को, जितने भी टफ इक्वेशंस है, उसको इजीली बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ना पहले देख लेते हैं, कॉपी में इसका नोट्स बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर हम एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक एग्जाम्पल हमने लिया है एनसीईआरटी से, ठीक है, जिसमें दिया गया आयरन प्लस वाटर जो है वो रिएक्ट करता है और बनाता है आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्शन के बाद ये बनाता है। तो ये हमने स्केलेटल लिखा है। ठीक है, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं किया हुआ है इक्वेशन, बस स्केलेटल लिखा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे वो अभी दिख रहे हैं। ठीक है, स्टेप 1 में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या लिखना है, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको। ठीक है, और उसको क्या करना है, उसको ड्रॉ, मतलब एक बॉक्सेस ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 लिख दिया प्लस H2 लिख दिया। अब इसके अराउंड क्या करना है, एनसीईआरटी बोलता है पहले स्टेप कि आप इसके अराउंड बॉक्सेस ले लो। ठीक है, ठीक है, बिना कोई चेंज किए हुए इस बॉक्सेस में कोई चेंज नहीं करना। अभी स्केलेटल के ऊपर हमने बॉक्स बना दिया। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट इन बोथ साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले क्या करना है, कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे आयरन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है और ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है, तो बोथ साइड लिखना है। एलएचएस साइड में कितना नंबर है, ठीक है, और आरएचएस साइड में कितना नंबर है, ये नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। आयरन का एलएचएस साइड में कितना आयरन है, आरएचएस साइड में कितना आयरन है, ठीक है, ये काउंट करना है। ये हमने लिख लिया। यहाँ पे जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमने लिख लिया। और क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन होगा। कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड ऐसा नहीं होता है कि रिएक्शन से पहले कुछ और एलिमेंट था और रिएक्शन के बाद कोई नया एलिमेंट ऐड ऑन हो गया, जैसे कि यहाँ पे आयरन और क्लोरीन ऐड ऑन हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता रिएक्शन के दौरान। ठीक है, ना रिएक्शन के दौरान ना कोई नया एलिमेंट ऐड होता है, ना कोई एलिमेंट डिसअपेयर होता है। ठीक है, जो एलिमेंट है बस वही रहेगा, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट के साथ, एटम्स के साथ जुड़ के नया कंपाउंड बना देगा, ये होता है। ठीक है, तो आयरन जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 है और राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, और राइट हैंड साइड में भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 4 है। ये हमें सबसे पहले लिखना है। स्टेप 2 में हमें क्या लिखना है, काउंट करके लिखना है, तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर। अब आपको इक्वलाइज करना है और स्टार्ट किससे करना है, उस एटम से करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, उस एलिमेंट से करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, और वो नंबर जो है उसके इन फ्रंट में रखना है, सामने रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखना है। तो अब क्या करते हैं, फिर से वो रिएक्शन लिखते हैं, आयरन प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। अब आप देखो इसमें सब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन 4 है। तो इस साइड कितना है ऑक्सीजन, इस साइड ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस साइड भी 4 लगाना होगा इसके सामने, इन फ्रंट ऑफ देम। हम यहाँ से इसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, हमें जो भी चेंजेस करना होगा नंबर का वो हम उसके कोफिशिएंट उसके सामने ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 लगा दी क्योंकि मैक्सिमम नंबर एटम ये ऑक्सीजन का था और हम ये 4 था, तो हमने इसके आगे भी 4 लगा दिया ताकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो भी 4 बन जाए। अब जैसे इसको 4 बनाए तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 से 8, और इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगाएंगे। अब 4 2 से 8, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, 8 हो गया, और इस साइड भी हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन क्या हुआ 4, और इस साइड भी ऑक्सीजन 4 था। ठीक है, अब आते हैं आयरन पे। आयरन में इस साइड राइट हैंड साइड आयरन कितना था, 3।
तो लेफ्ट हैंड साइड हमें इसके कोफिशिएंट में हम क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। अब देखिए ये बैलेंस, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये जो आप केमिकल इक्वेशन है वो अब कंप्लीटली बैलेंस हो गया है। अब स्टेप 4 में क्या करना है, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। स्टेप 4 में क्या करना है आपको कि राइट फिजिकल स्टेट। अब जब आपका केमिकल इक्वेशन अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाए, एकदम कंप्लीटली बैलेंस हो जाए, तो आपको देखना है कि ये जो भी एटम्स है, जो भी कंपाउंड्स है, उसका स्टेट क्या है, वो आपको उसके आगे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जो आयरन होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो इसके लिए एस लगाएंगे, ठीक है। लिक्विड है उसके लिए एक एल लगाएंगे, और जो गैसियस स्टेट में होता है उसके लिए जी लगाते हैं, और जो एक्वस स्टेट में होता है, ठीक है, उसके लिए एक क्यू लगाते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 5 में राइट द नेसेसरी कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर। मतलब अगर किसी इक्वेशन में वो रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे किसी में हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, हम इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रोलाइसिस वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी में इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ी है, तो वो क्या हो गया, कंडीशन हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी पास करो तभी रिएक्शन होगा। तो उस कंडीशन को हमें एरो के ऊपर लिखना है या एरो के नीचे लिखना है, ये बोला गया कि अब स्टेप 5 में क्या बोला गया कि राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ रही है तो हम ऊपर लिखेंगे एरो के ऊपर या नीचे। अगर प्रेशर देने की पड़ रही है कि कितना पास्कल प्रेशर देना पड़ रहा है तो ये रिएक्शन होगा, तो उसको भी हम एरो के ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। और एरो के अबव या बिलो ये बताया गया। तो जो भी कंडीशन रिक्वायर है कि ये होना चाहिए, ठीक है, तो हम वो कंडीशन को कहाँ पे लिखेंगे, एरो के ऊपर या नीचे लिखेंगे। तो आई होप आपको ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना समझ आ गया। फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आप केमिकल इक्वेशन को लिखिए, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद आप सबसे पहले देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सबके, तो ऐसे लिखना है नंबर ऑफ एटम। अब आप उसको इक्वलाइज कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज कीजिए, उस नंबर को उसके सामने पुट करने के इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। नंबर को इक्वलाइज कैसे करना है कि जिस नंबर से हम इक्वलाइज कर रहे हैं उसको सामने लिखना है, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है वहीं से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा था, तो हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, फिजिकल। अब हमारा इस तरीके यहाँ पर स्टेप 3 में हमारा कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 में हम क्या लिखेंगे, उसका फिजिकल स्टेट दे देंगे, लिक्विड है, सॉलिड है, एक्वस फॉर्म है, क्या है, ठीक है। स्टेप 5 में अगर कोई एक्सटर्नल चीज आ रहा है, कंडीशन आ रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ये वगैरह आ रहा है, तो उसको हम अबव द एरो लिखेंगे या बिलो द एरो लिखेंगे। कंप्लीट हो गया हमारा केमिकल बैलेंस इक्वेशन। जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहले एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी कैसे समझाती है, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है कि सबसे पहले आप क्या करो कि उसके सामने क्या करो, बॉक्स मतलब ये बना दो, एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट को बैलेंस यहाँ से नहीं, ये तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस था, ठीक है। हम आगे देखते हैं। तो एनसीईआरटी स्टेप 1 में बोलती है टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। हमने देखा कि पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट क्या ड्रॉ करना है, बॉक्सेस ड्रॉ करना है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो इस बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना है। स्टेप 2 में क्या दिया गया, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमने डिफरेंट एटम का लिस्ट बनाया और उसके बाद एलएचएस में कितने प्रेजेंट थे वो नंबर ऑफ एटम्स, और राइट हैंड साइड में कितने प्रेजेंट थे वो लिखा। थर्ड में हमें क्या लिखना है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर। तो सबसे ज्यादा अच्छा क्या होता है कि आप वहां से स्टार्ट करो, उस कंपाउंड से स्टार्ट करो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो हमने किससे स्टार्ट किया था, ऑक्सीजन से स्टार्ट किया था, क्योंकि ऑक्सीजन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स था, ठीक है। तो यही बोला गया है। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अब ये कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है मैक्सिमम, या प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है, इससे ये मैटर नहीं करता, ठीक है। सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। वो एलिमेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को सेलेक्ट किया यूजिंग दिस क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को यूज करने के बाद कि जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करने के बाद वी सिलेक्ट Fe3O4। Fe3O4 कंपाउंड के पास क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम था, ठीक है। एंड एलिमेंट इसमें से हमने कौन सा चूज किया, ऑक्सीजन चूज किया, ठीक है। तो ऑक्सीजन लिया क्योंकि Fe3O4 कंपाउंड है, लेकिन में ऑक्सीजन एलिमेंट जो है उसके पास नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं, ठीक है। तो हमने उसको सिलेक्ट किया। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 द एलएचएस साइड। तो एलएचएस साइड में सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना होगा, जो एटम इनिशियल टू बैलेंस, इनिशियल में क्या था 1:2 था, अब हमने इसको 4:2 कर दिया, क्योंकि हमें इधर भी ऑक्सीजन 4 बनाना था, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। H2O के आगे क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें इस तरीके से ऑक्सीजन 4 निकल रहा था, ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्या बोला गया, इन प्रोडक्ट 4 इन Fe3O4, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 4 है, ठीक है। ये समझ में आया। टू इक्वलाइज द नंबर, ये कंफ्यूज भी कर सकता है, आप इसको ना भी देखें, जो हमने बताया वो उसको ये ध्यान रखें, ठीक है। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज अ 4H2 एंड नॉट H2O, ठीक है। तो क्या बोला गया कि जब आप बैलेंस कर रहे हो तो ये याद रखिए कि हम किसी भी केमिकल फॉर्मूला को अल्टर नहीं, यहाँ पे हम O4 बनाने के लिए, ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हम इसके नीचे 4 नहीं डाल सकते। ये भी बोल सकते हैं ना कि इसके नीचे 4 डालिए, नहीं, अगर हम इसके नीचे 4 डालेंगे तो ये जो है कंपाउंड ही अलग हो जाएगा, ठीक है, एक कंपाउंड ही दूसरा बन जाएगा। तो हमें इसके नीचे 4 नहीं डालना, हमें क्या डालना है, कोफिशिएंट पे सामने, इसके इन फ्रंट में हमें 4 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये साफ साफ बोला जा रहा है। नाउ द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, पार्शियली बैलेंस अभी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुआ है, पार्शियली थोड़ा ही बैलेंस हुआ है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अभी हमने सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस किया है लेफ्ट हैंड साइड में। नेक्स्ट 4 स्टेप में क्या बोला, Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। जो आयरन है और हाइड्रोजन है वो अभी भी बैलेंस नहीं है, इधर 2 है इधर 8 है, ठीक है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड। अब इसमें से किसी एक एटम को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हम आगे बैलेंस कर सकें, ये बोला गया। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम द पार्शियल बैलेंस इक्वेशन। तो फिर हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 4 लगा देंगे और ये हाइड्रोजन एटम भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसने बॉक्स में समझाया कि इनिशियली ये था और उसके बाद ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये तो समझ आ गया, ठीक है, कि 8 से मल्टीप्लाई 8 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। द इक्वेशन वुड बी, अब जब हमने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर इक्वेशन क्या बन गया, यहाँ पे 4 लगे, यहाँ पे क्या लगे 4 लगे, ठीक है, समझ आ रहा है। अभी भी हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं हुआ, अभी भी हमारा आयरन क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो स्टेप 5 में क्या बोलता है, स्टेप 5 में बोला गया एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। अब देखो फिर से
और पिक करो थर्ड एलिमेंट को जो अभी भी बैलेंस नहीं है। तो हमने आयरन को पिक किया कि अभी भी बैलेंस नहीं है, फिर आयरन के ऊपर क्या लगाया, 3 लगाया, क्योंकि आयरन जो है राइट हैंड साइड में 3 था, ठीक है। तो हमने बैलेंस करने के लिए इसके आगे 3 लगा दिया, ठीक है। अब क्या बोला, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस। अब फाइनली चेक करो, अब क्या दोनों साइड क्या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, तो यहाँ पे हैं, ठीक है। जब हमने काउंट किया तो यहाँ पे आयरन 3, यहाँ पे आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, तो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया फाइनल इक्वेशन क्या गया, 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट बोथ साइड आर इक्वल, दिस इक्वेशन नाउ बैलेंस्ड। अब बैलेंस हो गया। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि सबसे पहले मैक्सिमम नंबर लो, फिर उसको बैलेंस करो, ठीक है। और ये इस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट होल नंबर से मतलब बैलेंस किया, ठीक है। कोफिशिएंट दिया, सब स्मॉलेस्ट लिया, ठीक है। ये बोला गया। अगर चाहते तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसको आयरन को 6 भी बना सकते थे, यहाँ पर फिर 2 लगाना पड़ता, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर लेना है, ये बोला गया, ठीक है। अब स्टेप 7 में बोला गया राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या बोला हमने कि अब जब फाइनली आपका बैलेंस हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि फिजिकल स्टेट उसका लिखना है केयरफुली, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट क्या, तो यहाँ पे एक और चीज देखनी है आपको कि यहाँ पे आयरन जो है सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है, और वाटर जो है ये गैस, वाटर के आगे गैस मतलब जो सिंबल दिया गया फिजिकल स्टेट गैस दिया गया, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है कि वाटर के आगे क्या लगा, लिक्विड होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी, ठीक है। यहाँ पे गैस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये स्टीम फॉर्म है, वाटर हम यूज करें स्टीम फॉर्म में, तो स्टीम फॉर्म में जो वाटर होता है वो क्या होता है, गैसित होता है, इससे यहाँ पे गैस लगाया गया है। इसको ध्यान से रखिएगा, ये गलत नहीं है, सही है। यहाँ पे जो वाटर यूज हो रहा है वो स्टीम फॉर्म में यूज हो रहा है, इसलिए इसके आगे जी लगाया गया, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे ये सॉलिड है और यहाँ पे गैस है, यहाँ पे जी लगाया गया और इसके आगे एस लगाया गया, ये सॉलिड फॉर्म है, ये गैसियस फॉर्म है। यहाँ पे बोला गया नोट क्या बोला गया, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बोला गया नोट दैट द सिंबल G इज यूज विथ वाटर टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ये G क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि इस इक्वेशन में जो वाटर है स्टीम के फॉर्म में यूज हुआ है, तो इसलिए गैस लगाया गया, ठीक है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस एंड नेसेसरी स्पेसिफाइड। तो बोला गया है कि फिजिकल स्टेट को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपको स्पेसिफाई ना किया जाए कि हाँ आप इसमें फिजिकल स्टेट भी मेंशन करो, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे, ठीक है। ये भी बोला गया समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेंपरेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट etc फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट अबव एंड बिलो द एरो। तो क्या बोला गया, कभी समटाइम्स क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए अलग से कंडीशन दिया है कि इसको इतने प्रेशर पे ही आप ये रिएक्शन होगा, इतने टेम्परेचर पे भी ही रिएक्शन होगा, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा, ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही होगा रिएक्शन, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम मेंशन कहाँ पे करेंगे, एरो के ऊपर या एरो के नीचे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर है, ये जो है ना 340 atm मतलब प्रेशर पे ही ये रिएक्ट करेगा, तो मीथेनॉल बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये रिएक्ट करेगा सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही रिएक्ट होगा, और ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का कंडीशन ही था कि सनलाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो ये दोनों रिएक्ट कब करेगा, जब सनलाइट और क्लोरोफिल होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस कंडीशन को हमने एरो पे शो किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि समझ आया नहीं आया आपको, ठीक है। ये समझने के लिए कि हमें ये बैलेंस करना पूरी तरीके से आया या नहीं आया, इसके लिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो आगे एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का टॉपिक खत्म होता है तो एनसीईआरटी एक क्वेश्चन देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बंद करते हैं तो उसको सैंड पेपर से पहले क्लीन करते हैं। तो वही पूछा गया यहाँ पे कि बताइए हम मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है, और जब लेयर वो बन जाता है और उस मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने जाते हैं तो फिर बर्निंग में थोड़ा प्रिवेंशन आती है, मतलब वो जो लेयर है वो बर्निंग को प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करने जाते हैं रिबन को, तो पहले उसे क्लीन करते हैं ताकि वो प्रिवेंट ना करे, वो जो लेयर है वो हट जाए और वो आसानी से जल सके, इसलिए क्लीन करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर, इस पर मैंने वीडियो एक अलग से बनाया हुआ है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम वो देख लेते हैं। तो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्या दिया हुआ है, पहला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आपको बैलेंस करना है। तो चलिए हम इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें कि किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हम पहले स्केलेटन में आते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू HCl, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, H हाइड्रोजन फॉर्म में, एटम के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए H2। क्लोरीन भी Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो Cl2 इज इक्वल टू HCl, ठीक है, HCl बनाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के सबसे पहला स्टेप आपको क्या जाना चाहिए, पहले तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दीजिए इसके आसपास बॉक्सेस बिना कोई चेंज किए। स्टेप 1। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, आप काउंट कीजिए, क्या काउंट कीजिए, ये दोनों साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्या है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट किया हुआ है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन। LHS साइड में और RHS साइड में क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, इधर क्लोरीन कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड इसमें 2 2 है, उसमें क्या है 1 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। इसके आगे 2 लगा देंगे, इसके नीचे 2 नहीं लगा सकते, H2Cl2 नहीं कर सकते, इसके आगे कोफिशिएंट के सामने इसको करना। तो जैसे ही हम इसको 2 लगाएंगे तो इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, अब बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लास्ट स्टेप क्या था कि उसका फिजिकल स्टेट भी लिख दो। तो फिजिकल स्टेट भी आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं बोला गया है कि आप फिजिकल स्टेट भी लिखो, तो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या, बहुत इजी था, ये तो बैलेंस करना, इसमें तो कोई स्टेप ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्या, बैरियम क्लोराइड प्लस, सबसे पहले तो बैलेंस करने के दौरान आपको प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको फॉर्मूलाज ही नहीं याद होते, ठीक है। तो आप जब इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो धीरे धीरे सारे फॉर्मूला भी आपको केमिकल फॉर्मूला भी याद जाएंगे। तो बैरियम क्लोराइड है, ठीक है। सबसे पहले तो आप पीरियडिक टेबल का जो कुछ एलिमेंट्स है वो जरूर याद कीजिए, ठीक है। पीरियडिक टेबल से एलिमेंट को जरूर याद कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बैरियम का भी फॉर्मूला नहीं याद है कि बैरियम का सिंबल क्या होता है, क्योंकि जब हम H2Cl2 सिंबल हमें याद होगा तभी तो हम लिख पाएंगे, है ना। तो बैरियम का जैसे Ba होता है, अब बैरियम किस चीज़ से, तो आपको पता ही नहीं है, B होता है क्या होता है, ठीक है। तो बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है तो बैरियम सल्फेट बनाता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, तो इसे लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला, बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, इसके लिए लिखते हैं प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट ये बनाता है बैरियम सल्फेट प्लस सल्फेट SO4 होता है, ये कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। धीरे धीरे आ जाएगा, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ये बनाता है, ठीक है। अब बैलेंस करना है, फिर से अब बैलेंस करना है। तो स्टेप 1 क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों साइड क्या क्या एलिमेंट है। तो बैरियम है हमारा, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन, इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे LHS साइड में, RHS साइड में, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, बैरियम कितना है, 1 है, इधर कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, इधर 2 है, इधर क्लोरीन कितना है, 3 है, ठीक है। एल्यूमिनियम इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है। सल्फर इधर कितना है, SO4 का होल थ्राइस है, ठीक है। तो सल्फर कितना है, 3 है, सल्फर कितना है, 3 है। ये 4 ऑक्सीजन में लगा है, सल्फर में नहीं, तो सल्फर कितना हुआ, 3 हुआ। इधर सल्फर कितना है, इधर तो सल्फर 1 ही है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन में 4 भी लगा है और थ्राइस भी लगा है, तो 4 इधर 12, ऑक्सीजन कितना है, 12, इधर ऑक्सीजन कितना है, ओनली 4, ठीक है, ओनली 4। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो Al2SO3 ये हो गया, हमने लिख लिया। अब हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है इधर, 12 है, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन बनाने के सबसे पहले हमें क्या देखना था, सबसे पहले हमें क्या देखना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कौन सा है, वो कौन सा एलिमेंट है जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन 12 है, इधर 12 है, तो इधर भी हमें 12 बनाना पड़ेगा। तो 12 बनाने के लिए हम इधर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, तो 3 4 12 हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन हो गया 12। जैसे हमने इधर 3 लगाया तो सल्फर भी क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, सल्फर भी 3 हो गया। बैरियम भी क्या हुआ, बैरियम भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया और बैरियम भी 3 हो गया, ठीक है। इधर बैरियम क्या है, 1 है, इधर बैरियम क्या है, 1 है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कि अब कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा, तो बैरियम इधर राइट हैंड साइड में 3 है और इधर 1 ही है, ठीक है। तो बैरियम को क्या कर देंगे, 3 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो यहाँ 3 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 3BaCl2। तो इधर तो बैरियम 3 हो गया और इधर भी बैरियम 3 हो गया। लेकिन जैसे ही हमने इधर 3 लगाया तो क्लोरीन अब कितना हो गया, क्लोरीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, 3 2 6 हो गया। और इस साइड क्लोरीन कितना है, 3 है, इस साइड क्लोरीन कितना है, 3 है, ठीक है। तो इसको 6 बनाने के लिए हम इधर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसके सामने 2 से। जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये भी 6 हो गया, ठीक है। तो क्लोरीन क्या था, क्लोरीन इधर 2 था, इधर क्लोरीन 2 था, तो हमें इसे क्या करना पड़ा, 3 से मल्टीप्लाई। जब बैरियम में 3 से मल्टीप्लाई करें तो अपने आप क्लोरीन में भी हो जा रहा है, ये 6 बन गया। तो इधर भी क्लोरीन को 6 बनाना है, इधर 3 है, यहाँ पे हमने 2 डाल दिया, तो 2 3 6 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, एल्यूमिनियम पे आते हैं, इधर एल्यूमिनियम 2 हो गया। इधर जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी एल्यूमिनियम 2 हो गया और इधर भी ऑलरेडी एल्यूमिनियम 2 था ही, ठीक है। तो अब आप देखिए दोनों तरफ केमिकल इक्वेशन, दोनों तरफ जो एटम्स हैं वो सेम हो गए, ठीक है। तो अब आपका बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, इधर भी बैरियम 3 है, इधर भी बैरियम 3, इधर भी क्लोरीन 6 है, इधर भी क्लोरीन 6 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी सल्फर 3 है, इधर भी सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो था वहाँ से स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो खुद ब खुद बैलेंस होता चला गया, ठीक है। तो ऐसे बैलेंस करते हैं और उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारा फाइनली हो जाता है क्या, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस 3BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो आई होप आपको समझ आएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में करना क्या होता है, ठीक है, करना क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, हमसे अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बन रहा है ना, तो हमने ये इतना बड़ा इक्वेशन था उसको भी सॉल्व कर लिया। अब क्या, सोडियम प्लस वाटर मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। तो अब केमिकल इक्वेशन को अब आपको तो बैलेंस करना आ गया ना। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपको एलिमेंट नहीं याद रहेगा, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो करना आ गया, लेकिन आपको एलिमेंट का सिंबल ही नहीं याद होगा कि हम जहाँ पे अगर सोडियम लिख रहे हैं थर्ड बार में, सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, यही नहीं आपको याद होगा। कोई बोलते हैं कि ऐसे डिनोट करते हैं। अगर आप पीरियडिक टेबल अब नहीं खोलोगे, नहीं याद करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या फायदा जब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आता है और सिंबल ही नहीं याद है, बेसिक चीज़ ही नहीं याद है, तो आते हुए भी हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। आप पीरियडिक टेबल लेके बार बार मैं कर रही हूँ, उसको जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा नंबर 3 पे, हमने नंबर 2 को अच्छे से देख लिया, समझ आ गया। नेक्स्ट जो हमारा सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम का क्या होगा, Na होगा, प्लस वाटर क्या होता है, H2O होता है, और ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस हाइड्रोजन ये बनाता है, ठीक है। तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 1 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन अनबैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2O, मतलब हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हुआ तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 2 बनाना, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। तो यहाँ पे जब 2 लगाया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है, और सोडियम भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो अब टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, दोनों साइड 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन। अब अनबैलेंस क्या बचा, सोडियम बचा, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 था, मतलब इधर 2 इधर 1 था। पहले एक बार और देख लेते हैं, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। Na प्लस H2O था, ठीक है, हमने स्केलेटल ऐसे लिखा था, स्केलेटल के अकॉर्डिंग प्लस H2। स्केलेटल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे हाइड्रोजन 3 है और इधर 2 है, तो इसको कैसे बैलेंस करें। यहाँ पे 3 नहीं लगा सकते, जब आप 3 लगाओगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको 3 ऑक्सीजन भी हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे 3 लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3NaOH, मतलब यहाँ पे
3 हाइड्रोजन, 3 to 5 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, 3 to 5 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 3 Na लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे Na भी 3 हो गया, इधर भी 3 Na 3, इधर ऑक्सीजन 3, इधर भी ऑक्सीजन 3, लेकिन हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, इधर क्या हो गया 3 to 5 हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम और नंबर लेते हैं तो ये बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया है, स्मॉलेस्ट होल नंबर से स्टार्ट करना था, तो होल नंबर में हमने जब 2 लिया तो ये इजीली बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे हम ऑड नंबर लेके कर रहे हैं तो वो अनबैलेंस होता जा रहा है, वो 3 to 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लेंगे और अगर यहाँ पे 4 लेते हैं तो स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं रहता, तो हमने यहाँ पे 2 लगाया, ठीक है। तो आई होप आपको बैलेंस करना आ गया होगा। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, तो इसमें दिया गया है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बोला गया कि ये जो रिएक्शन दिया गया ना, इसके लिए सबसे पहले तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए और फिर इसका सिंबल भी लिखिए। अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि आप सिंबल भी लिखिए, इसका स्टेट भी लिखिए, ठीक है। स्टेट सिंबल भी लिखिए, जैसे कि सॉलिड भी लिखिए, लिक्विड भी लिखिए, कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है। तो आपको ये होमवर्क बना के लाना है, ठीक है। इसका जो आंसर है आपको इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं हमारे साथ तो उस पर शेयर करना है, फोटो शेयर करना है आपको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी बताना है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर लूँगी, ठीक है। तो आप लोग इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाइए ताकि आप अपना फोटो शेयर कर सकें, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर क्या है, जीनियस सावर करके GH, ठीक है। ये हैंडल है, आप इसको जाकर सर्च करेंगे और आप इसका फोटो जरूर भेजिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया हमें, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी बताता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या बताता है कि कितने टाइप का, कैसे कोई रिएक्शन कैसे होता है, मतलब किसी रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई 2 कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाता है, कभी ऐसा होता है कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन जाता है, दो कंपाउंड बना देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, यही बोला गया। अभी हमने देखा था ना, अभी हमने पढ़ा है, जब हम बैलेंस करें तो वहाँ पे देखा कि कोई भी ऐसा नया एलिमेंट ऐड ऑन नहीं होता है, ना कोई एलिमेंट डिसअपियर होता है, ठीक है, ना कोई एलिमेंट डिसअपियर होता है, ये बोला गया। तो वही यहाँ पे फिर से लिखा जा रहा है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड एक्चुअली होता है क्या है केमिकल रिएक्शन में, ब्रेकिंग, कुछ बाउंड टूटता है, नया बाउंड बनता है किसी 2 एटम्स के बीच में और एक नया सब्सटेंस बना देता है, यही होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बाउंड्स के बारे में यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बाउंड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले में आप बाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर उसमें भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे ये टॉपिक दिया है, ये पहला रिएक्शन का नाम दिया, इसमें सबसे पहले आपको एक्टिविटी दे दिया गया कि एक्टिविटी में क्या बोला गया, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइन भी बोलते हैं, इन अ बीकर में आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझाने के लिए सबसे पहले इसने एक्टिविटी दी है, तो हम एक्टिविटी को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम क्विक लाइन भी बोलते हैं, बीकर में लेना है, इसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करना है। टच बीकर को टच कीजिए, क्या आपको कुछ फील हो रहा है, मतलब वही टेम्परेचर फील हो रहा है कि ये टेम्परेचर ये वार्म हो गया या फिर कोल्ड हो गया। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, ये पूछा गया आपको, ये इसका आंसर देना है। जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं, है ना, तो ये बनाता है एक नया कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बोलते हैं, और हीट भी निकलता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है। तो मतलब हम जब बीकर को टच करेंगे तो हाँ चेंज होगा टेम्परेचर में, फील मतलब क्या फील होगा कि टेम्परेचर में चेंज हुआ है, मतलब हीट रिलीज हुआ है, तो बीकर गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली मतलब बहुत तेजी से कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ और प्रोड्यूस करता है स्लेक्ट लाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट भी रिलीज होता है, इसलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं। हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, ठीक है। तो विग्रसली मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रिलीज करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये रिएक्शन दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है, इसका जो हमने देख लिया अभी। नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन मिलता है एंड बनाता है टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और बनाता है क्या, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके, ऐसे ही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यही डेफिनेशन हो गया हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो जब भी आपसे पूछे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप यहाँ से यहाँ तक लिख दो, उसका एक एग्जांपल लिख दो, ठीक है, उसका एग्जांपल लिख दो, हो गया डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बोला गया, आई होप आपको समझ में आया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है ही, ऑन द बेसिस ऑफ कि टेम्परेचर रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, तो टेम्परेचर रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक तो है, साथ ही में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें 2 कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में एनसीईआरटी। नेक्स्ट पेज में आते ही सबसे पहले एक पिंक कलर का बॉक्स दिखता है और उसमें लिखा होता है डू यू नो, ठीक है, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम क्या होता है, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बार बार मैं आपको लिखाई ताकि आपको ये फॉर्मूला याद ही हो जाए। प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं 1.13 में क्या दिया गया था, वही ये जो अभी हमने आगे देखा यहाँ पे 1.13 का रिएक्शन, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ ये होता है, मिलता है तो बनाता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही है 1.13 जो अभी हमने आगे देखा है, जो कि यूज होता है फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, वो व्हाइट वॉशिंग के लिए भी यूज होता है, तो ये भी याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। फॉर वॉश कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को मिलाते हैं तो वो पेंट बनता है, व्हाइट वॉशिंग बनता है, और हम वॉल को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। फिर जब हम इन दोनों को मिला करके पेंट करते हैं तो वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, पेंट होने का जो वॉल पे लगा होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, यही बोला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा एक 3 लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला आता है CaCO3 ऑन द वॉल्स पे क्या बनाता है,
थिन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 डेज। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये बनने में जब हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं वॉल्स की 2 to 3 डेज के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनता है और 2 to 3 डेज के बाद ही उसमें शाइनी फिनिश आता है। क्या बोला गया? फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल्स। ठीक है, तो शाइनी फिनिश टू वॉल्स कब आता है? 2 to 3 डेज के बाद जब वो लेयर बन जाती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो मार्बल का फॉर्मूला होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, मतलब आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग का क्या होगा? CA होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे रिएक्शन भी दिखाया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट करता है, ये भी याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ विग्रसली, मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ये भी याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बोलता है एनसीईआरटी, तो ये डू यू नो था, मतलब आपको जानना है कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। क्या एक ही एग्जांपल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? नहीं, और भी एग्जांपल्स है। क्या यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी क्या है? एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल। इस रिएक्शन का नाम है बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो जब हम बर्निंग ऑफ कोल करते हैं मतलब कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं ना वहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि बर्निंग के लिए कंडीशन ही क्या है? ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है। तो कार्बन का जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें भी क्या हो रहा है कि दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहा है और एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी करा लो आप, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड किया, रिएक्ट करवाया तो H2O बन गया। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या रिएक्टेंट मिलता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको आई होप कि आपको ये पे डेफिनेशन भी याद हो गया होगा और एग्जांपल भी याद हो गया होगा। ठीक है, तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more सब्सटेंस एलिमेंट, फिर से नया डेफिनेशन, और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो हम अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलता है और कंबाइन करता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इन एक्टिविटी 1.4 अभी हमने देखा यहाँ पे, वी आल्सो ऑब्जर्व द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। हमने देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकल रहा है, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। तो इसकी वजह से मिक्सचर क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रहा है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एनसीईआरटी ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी बता दिया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अदर एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4, जिसको हम लोग मीथेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4, जिसको हम लोग मीथेन भी बोलते हैं। और जब इसको बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और इसमें हीट बहुत अमाउंट में निकलता है। ठीक है, मीथेन गैस को जब हम जलाएंगे तो हीट तो निकलेगा, तो ये भी क्या एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। तो बोला जा सकता है कि डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड आल्सो राइट देयर एग्जांपल्स। ठीक है, एक्सोथर्मिक का तो ये आपको एग्जांपल्स देना है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, साथ ही साथ उसका रिएक्शन भी लिखना है। ठीक है, डू यू नो दैट रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आपको पता है कि रिस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? ठीक है, एनसीईआरटी आगे बोला है कि क्या आपको पता है कि जो रिस्पायरेशन हम करते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं रिस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम सबको पता है कि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। तो ये जो एनर्जी है जो हमें जरूरी है जिंदा रहने के लिए, वो हम कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि डाइजेशन के दौरान जो फूड होता है सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। दीज फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करती है। जिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट जो क्या है? लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हो जाएगी ग्लूकोज में। दीस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन। अब ये जो ग्लूकोज है ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ। जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो अंदर जाती है वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से बाइंड करेगी इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सेल में, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और प्रोवाइड करती है एनर्जी। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी और एनर्जी प्रोवाइड करेगी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पायरेशन, और इसी रिएक्शन का नेम है रिस्पायरेशन। मतलब रिस्पायरेशन मतलब ये नहीं होता, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि रिस्पायरेशन मतलब होता है सांस लेना, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना। ठीक है, तो वो नहीं होता, वो तो ब्रीदिंग होता है। रिस्पायरेशन क्या होता है? वही कि जब हम सेलुलर लेवल पे एनर्जी बना रहे हैं ऑक्सीजन का यूज करके, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। इस प्रोसेस के बारे में हम बायोलॉजी के चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया गया C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे बैलेंस भी किया हुआ है इसके साथ साथ। ठीक है, तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा 6CO2 प्लस 6H2O, वाटर भी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जो हम एक्सेल आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, प्लस वाटर बनाएगा और एनर्जी भी रिलीज करेगा बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। समझ आ गया? तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो ये रिस्पायरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ हमने एक्सोथर्मिक भी पढ़ लिया, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल भी पढ़ लिया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और रिस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या दिया एनसीईआरटी? द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो वेजिटेबल मैटर जो होता है समय धीरे धीरे क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको धीरे धीरे क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है और वो कंपोस्ट बना देता है। कंपोस्ट क्या होता है? हाईली मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और ये एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये मैटर होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, जो ब्रेक डाउन के बाद वेजिटेबल्स के डिकम्पोज होने के बाद बनता है। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल से भी एग्जांपल क्या है? एक्सोथर्मिक का, क्योंकि इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो फिर क्या बोला गया कि जो एक्टिविटी 1.1 थी, क्या थी एक्टिविटी 1.1? क्या आपको याद है? तो एक्टिविटी 1.1 थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता था। तो उसमें भी क्या होता था?
सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। वेयर हीट इज गिवन आउट, हीट बाहर निकला, जब उसको जो बर्न कर रहे थे तो क्या हो रहा था, डैजलिंग ब्राइट लाइट के साथ वो जल रहा था, बर्न हो रहा था, उसमें भी हीट आ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी हीट आ रहा था और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और उसमें हीट रिलीज हो रहा था एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो जो एक्टिविटी 1.1 है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ठीक है, ये बोला गया। अब ये जो है हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप देखा, एक एक चीज आपको समझ आ गई होगी। जो हमने होमवर्क दिया वो आप जरूर अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़े तो उसका जो है फोटो जरूर भेजिए इंस्टाग्राम पे, दिखाइए कि वो सही है या नहीं है। और अगर नहीं बना, अगर डाउट आ रहा है कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक हमने पढ़ लिया। अब कल जो है नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के नेक्स्ट टॉपिक से लिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है। अभी हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया जिसमें 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों ने उसमें हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये सीखा है और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है। तो आज जो हमारा है थर्ड लेक्चर होने वाला है और इसमें भी आज जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, जो कि टाइप 2 है, ठीक है। दूसरा टाइप, पहला टाइप हमने कंपोजिशन रिएक्शन देखा है और उसमें एक्टिविटी के थ्रू जो भी था वो हम सबने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी समझते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो इसका मतलब समझिए। डिकम्पोज होना का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक होना, ठीक है। डिकम्पोज होने का मतलब होता है टूटना, ठीक है। और रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये नाम से ही क्लियर है, डिकम्पोज मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी एनसीईआरटी ने सबसे पहले एक्टिविटी देकर समझाया, एक एक्टिविटी दिया है, ठीक है। उसके थ्रू हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझेंगे। तो एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.4 तक हम लोगों ने एकदम क्लियरली समझ लिया कि क्या दिया है, कैसे दिया। आई होप आपने इसको देखा होगा और समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1.5, इसमें दिया गया टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। तो क्या करना है, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेना है और इसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट का ये लेना है, ठीक है। फेरस सल्फेट का अमाउंट लेना है। अब फेरस सल्फेट होता क्या है, सबसे पहले तो ये पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फेरस सल्फेट जो कंपाउंड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फेरस का हमें पता है कि आयरन का Fe होता है और सल्फेट का SO4 होता है, ठीक है। तो FeSO4 हो जाएगा फेरस सल्फेट का। 2 ग्राम लेना है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेना है। नोट द कलर, जब आप फेरस सल्फेट रख रहे होगे बॉइलिंग ट्यूब में तो उस टाइम पे जो कलर है इसका उसको नोट करो, ठीक है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, अब उस बॉइलिंग ट्यूब को फ्लेम के ऊपर रख के हीट करो, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ से, लैंप के थ्रू, ठीक है, बर्नर के थ्रू, किसी से भी उसको फ्लेम दो और उसको हीट करो, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, पहले तो आपको क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है कलर जब आप डाल रहे हो बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को, और जब आपने उस बॉइलिंग ट्यूब को हीट किया तो उसके बाद फेरस सल्फेट का कलर को देखो, ठीक है, ये बोला गया। तो अब समझते हैं सबसे पहले इसका ये जो दिया हुआ है कंडीशन, इसका हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। तो एक्टिविटी में क्या दिया गया है, FeSO4 दिया गया है, ठीक है। फेरस सल्फेट को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना, मतलब फेरस सल्फेट को हीट करना है, मतलब फेरस सल्फेट को पहले बॉइलिंग ट्यूब में डालना है, बॉइलिंग ट्यूब को हीट करना है। तो आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में, आपने देखा होगा कि जब भी कोई कंडीशन होता है जिसमें हीट या फिर प्रेशर देने की जरूरत होती है या फिर कोई कैटलिस्ट लगता है तो उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं। तो हीट जो है वो अलग कंडीशन है कि हीट देना ही पड़ेगा, तो हीट को हम कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे। तो FeSO4 को हीट दिया, मतलब इसको गर्म किया, तो गर्म करने के बाद FeSO4 क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में प्लस SO3 में, ठीक है। इसमें टूट जाता है, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में जब हम हीट करते हैं तो ये कंडीशन हमारा आफ्टर रिएक्शन ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म है, ये गैस और ये गैस है, ठीक है। अब बोला गया था क्या, ऑब्जर्व क्या करना है कि जब आपने लिया था इसको फेरस सल्फेट को तो वो किस कलर का था, तो जब आप फेरस सल्फेट को लोगे पहले तो ये लाइट ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन, ठीक है। और आफ्टर द रिएक्शन जब हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, और फेरिक ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना इसका कि ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, आपको याद रखना ये चीज। तो यही पूछा गया ऑब्जर्वेशन में, एक क्रिस्टल का कलर आपको बताना है कि आफ्टर द हीटिंग और बिफोर द हीटिंग क्या था। तो बिफोर द हीटिंग लाइट ग्रीन कलर का था, आफ्टर द हीटिंग क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोलता है एनसीईआरटी, हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज, यहाँ पे नोटिस किया कि जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट हमने लिया था वो चेंज हो गया था, तो यस, ठीक है। किसमें हो गया था चेंज, रेडिश ब्राउन में, ठीक है, यस, यहाँ पे रेडिश ब्राउन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, रेडिश ब्राउन। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, तो उसके बाद ना आपको एक स्मेल भी आएगी, एक बहुत इरिटेटिंग स्मेल आएगी जो कि होगा सल्फर का। जो सल्फर बर्न होता है ना तो वो एकदम अजीब सा स्मेल देता है, ठीक है, उसकी एक स्मेल आती है जो बहुत इरिटेटिंग होती है, तो ये बोला गया। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि हाँ स्मेल आती है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, वो जो बर्निंग होता है सल्फर का होता है जिसकी वजह से एक गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने इस सेक्शन को लिख भी दिया है, ठीक है, यहाँ पे आप कलर मेंशन कर देना। अब आगे क्या बोला है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व, अब यहाँ पे इस सेक्शन को देखिए आपको समझाएगा कि कैसे इस रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर 3 कंपाउंड बना रहा है, और जब भी ऐसा होगी किसी रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया, डिकम्पोज हो गया और अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बोला है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल सिंगल रिएक्टेंट पता है ना आपको, किधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट जो होता है राइट हैंड साइड में होता है, या फिर एरो के ओवरहेड होता है, ये भी हमने बताया था। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O लॉस वाटर व्हेन हीटेड, जब हम इसको हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट में जो भी वाटर होता है वो लॉस हो जाता है, वो खत्म हो जाता है व्हेन हीटेड, एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, और इस वजह से कलर ऑफ क्रिस्टल क्या होता है, चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज टू, उसके बाद ये चेंज होने का ये डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, जैसा कि रिएक्शन में दिखाया गया, ठीक है। फिर बोला गया कि फेरिक ऑक्साइड क्या है, Fe2O3, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वायल, जबकि SO2 and SO3 आर गैसेस। तो इस यहाँ पे आपको स्टेट भी बता दिया गया कि जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड है, जबकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है दोनों क्या है, गैस है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख लें कि ये जो रिएक्शन क्या है, बैलेंस फॉर्म में है, हमेशा बैलेंस करना ही है, चाहे बोले या ना बोले, यहाँ पे कहीं पे बैलेंस की बात नहीं की गई, बट स्टिल ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, तो आपको भी एग्जाम में बैलेंस करना नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल दिया गया है,
ठीक है। एक और एग्जांपल दिया गया क्या, पहले तो ये लाइन कंप्लीट करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब फिर एक और रिएक्शन दिया गया और उसके थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझाया जा रहा है। तो पहले तो ये एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया, क्या बोला गया, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हो आपको पता चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक है। ये देखने से पहले आपको याद होना चाहिए, आपके माइंड में चलना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला था CaCO3, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है विच इज CO। और क्या याद रखना चाहिए आपको कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में कि ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया था, ये भी याद रखना आपको। अगर कभी बोल दे कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया था उसका नाम बताओ, ठीक है। और ये क्वेश्चन दिया गया NCERT में, आगे अभी हम जस्ट नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ठीक है। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया था। एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या बोला गया, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट मतलब डिकम्पोज करेंगे, हीट देंगे तो वो टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम लाइम और क्विक लाइम दोनों बोलते हैं, और व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं। इट हैज मेनी यूजेस, वन इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो जो मैन्युफैक्चर होता है सीमेंट का, जो मैन्युफैक्चरेशन होता है उसमें भी इसका यूज होता है, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, सीमेंट के। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड। अब क्या बोला गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो वो होता है कि जब एक कोई सिंगल रिएक्शन जो है ब्रेक डाउन हो जाए दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अगर वो डिकम्पोज हो रहा है हीट की वजह से, हीट दे रहे हैं हम एक्स्ट्रा, तो वो हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब कि डिकम्पोजिशन और भी तरीके से कराया जा सकता है, तो उसका भी टाइप हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना कि सबसे पहला टाइप डिकम्पोजिशन का क्या है कि जब हीट के थ्रू किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करो, डिकम्पोज करो, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये फर्स्ट टाइप हो गया डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन का भी 3 टाइप होता है, आगे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला है अनदर एग्जांपल। अब डिकम्पोजिशन का अनदर एग्जांपल भी देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें बोला गया अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। अब एक्टिविटी 1.6 को अच्छे से देखिए, ये अनदर एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही। अभी तक हमने 2 एग्जांपल देख लिया, दोनों हीट से ब्रेक हो रहा था, मतलब दोनों थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। अब 1.6 को देखिए, इसमें बोला गया टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। अब क्या लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको याद है, पिछले ही लेक्चर में हमने जब पढ़ा है, अभी NCERT का जो पहला दूसरा लेक्चर है उसमें लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला दिया हुआ था, PbNO2 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, NO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। तो जब आप ये देखो उसका कंपाउंड, उसका केमिकल फॉर्मूला आपको आ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। इन अ बॉइलिंग ट्यूब, तो अब क्या करना है, बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट नहीं, अब क्या लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग, हीट इट्स ओवर फ्लेम एज शोन फिगर। इसको होल्ड करो और ट्यूब को क्या करो, ट्यूब को हीट करो, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया आफ्टर द हीटिंग, वही आपको बताना। नोट डाउन द चेंज इफ एनी, कोई भी चेंज अगर इसके अंदर हो रहा है तो प्लीज उसको नोट डाउन करो, ये बोला गया, ठीक है। तो अब हम इस रिएक्शन को खुद से लिख लेते हैं। इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है। अब हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे। अब देख लीजिए ये भी डिकम्पोजिशन में कौन सा टाइप है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट देंगे, ठीक है। हीट देने पर ये टूट जाता है, ये बता रहा है किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें ये ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये पूछा कि क्या आपने कोई ऑब्जर्वेशन की मतलब जब रिएक्ट करा तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा, ठीक है, और एक येलो रेसिड्यू क्या हो जाएगा, बचा रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, एक ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा, रेडिश ब्राउन कलर का गैस, मतलब फ्यूम्स के फॉर्म में होता है ना, व्हाइट बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा फ्यूम्स निकलेगा, वो किस चीज़ का होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ये बताता है ब्राउन फ्यूम्स क्या बताता है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन को बताता है, ठीक है। तो जो लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट वो डिकम्पोज हो जाता है और लेड ऑक्साइड PbO छोड़ता है, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का था और ये किस कलर का, ये कैसा हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस कैसे पता चलेगा, ब्राउन फ्यूम्स में ये गैस बाहर निकलता है, ठीक है। तो जो ये अब उसके बाद ये पूछ सकता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो थर्मल रिएक्शन है, क्योंकि हीट की वजह से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि ये हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ब्राउन कलर का रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रहा है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और ये लेड ऑक्साइड है, ये क्या है, लेड ऑक्साइड बना और ये ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ। अब आप इसको बैलेंस भी कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब NCERT ने खुद भी यहाँ पे रिएक्शन दे दिया है, बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस भी कर दिया इसको, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब आपको ये ऑब्जर्वेशन क्या मिला वो भी आपको पता चलेगा कि ब्राउन कलर का फ्यूम्स, वो आंसर देना है आपको, ठीक है। अब फिर बोला तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा एग्जांपल आपने लिया और तीनों क्या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट वन, लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 1.8। तो अब और भी एक्टिविटीज उसको भी परफॉर्म करो जो 1.7 1.8 में दी गई है। तो 1.7 में फिर से अब हम 1.7 को अच्छे से रीड करते हैं। इसमें क्या दिया गया, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स, एक प्लास्टिक मग लो और इसमें 2 होल करो, ठीक है, बेस एंड फिट रबर। अब इसमें रबर फिट कर दो जो कि स्टॉपर्स होगा, ठीक है। इन दिस होल इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स, अब होल में इंसर्ट करो कार्बन का इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर्स, ठीक है, इस रबर स्टॉपर्स के थ्रू, ठीक है, जैसा कि 1.6 में दिया गया है, ठीक है। फिर बोला कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी। अब इस इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। फिल द मग विद द वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड आर इमर्ज्ड, ठीक है। बोला कि इस मग में इस तरीके से पानी भर दो कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना वो उसमें पूरी तरीके से डूब जाए, ठीक है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस पानी में कुछ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है, वो ऐड कर देना कुछ ड्रॉप टू द वाटर। इस वाटर में टेक 2 टेस्ट ट्यूब, फिल विद वाटर, इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब क्या बोला कि ट्यूब लो, ये जो है ना ये ट्यूब है, ट्यूब लो, ट्यूब को पानी से भर दो, ठीक है। पानी से भरने के बाद उसको उल्टा करके इसमें ये इलेक्ट्रोड के ऊपर डाल दो, ऐसा बोला इसने, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर स्विच ऑन द करंट। अब क्या करो, यहाँ से स्विच को ऑन कर दो, ठीक है, ताकि करंट फ्लो होने लगे। एंड लीव द apparatus ऑन डिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और इस तरीके से सेटअप को छोड़ दो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम्स के लिए, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है बबल्स का दोनों इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। दीज बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये बबल्स क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा ट्यूब से, ठीक है, ट्यूब में। ये देखो ये पहले फुल था, यहाँ पे इतना वाटर का लेवल हो गया, ये वाटर लेवल है और ये भी वाटर लेवल है। ये जो एरिया जो खाली है वो उसमें गैस है, ठीक है, तो वाटर लेवल हो गया। दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। डिस्प्लेस का इसने वाटर को टेस्ट ट्यूब में। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ
बोथ टेस्ट ट्यूब, पहला क्वेश्चन, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो सेम है? तो नहीं, हमको हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है लेवल है वाटर का, ये इसका लेवल है वाटर का, तो इसमें ज़्यादा वाटर, इसमें कम वाटर, मतलब इसमें गैस ज़्यादा है, तो लेवल ऑफ गैस क्या दोनों में सेम है? नहीं, दोनों में सेम नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, ये इसमें है इतना, इसमें, तो इसमें ज़्यादा और इसमें कम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो, द लेवल ऑफ गैस इज नॉट सेम। ठीक है, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल विद द रिस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली। एक बार जब ये टेस्ट ट्यूब फिल हो जाए गैस से, जितना भी गैस है उससे फिल हो जाए, तो आप इसको केयरफुली रिमूव करो। ठीक है, टेस्ट दिस गैसेस वन बाय वन। अब इस गैस को टेस्ट करो क्या कि इसमें कौन सा गैस है, इसमें ज़्यादा गैस है और किसमें कम गैस है। वैसे तो हम वाटर का जो वाटर में जब H2O में जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वाटर डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? H2 में और O2 में, H2 प्लस O2 में। तो यहाँ पे इतना तो पता चल रहा है कि वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है, मतलब वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है H2 और ऑक्सीजन में। तो यहाँ इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैसेज होगी वो हाइड्रोजन की होगी या तो फिर ऑक्सीजन की होगी, इतना तो हमें पता चल रहा है। बट इसमें ज़्यादा गैस है, तो ज़्यादा गैस कौन सा है, हाइड्रोजन का है या ऑक्सीजन का है, ये पता करना है हमें। ठीक है, ये पता करना है मेनली। तो आगे क्या बोला, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैस, रिमूव देम केयरफुली। ठीक है, टेस्ट दिस गैसेज वन बाय वन, ब्रिंकिंग बर्निंग कैंडल्स क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब क्या होगा, जब आप एक टेस्ट ट्यूब को कैंडल के पास ले जाओगे, जलते हुए बर्निंग कैंडल के पास, तो एक क्या होगा, ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, बर्निंग फ्लेम के पास लाएंगे, तो जो टेस्ट ट्यूब, ये जो कैथोड वाला टेस्ट ट्यूब है जिसमें ज़्यादा गैस है, जब हम इसको लाएंगे बर्निंग कैंडल के सामने, तो क्या होगा, एक पॉपअप साउंड वाली आवाज़ आएगी। तो पॉपअप साउंड के साथ वो जलेगी, इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि ये जो है हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो जो कैथोड पे है जिसमें ज़्यादा गैस भरा हुआ था वो हाइड्रोजन वाला था, क्योंकि वो पॉपअप साउंड के साथ जलता है। और जब इस वाले एनोड वाले ट्यूब को लाएंगे हम बर्निंग फ्लेम के साथ, ठीक है, जिसमें कम गैस है, ठीक है, जिसमें जो गैस का अमाउंट है वो कम है, तो वो जब उसको बर्निंग फ्लेम के साथ लाएंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा और तेज़ी से जलने लगेगा। मतलब वो ऑक्सीजन क्या करता है, जलने को सपोर्ट करता है, फायर को सपोर्ट करता है, तो वो और ब्राइटली जलने लगेगा, बर्न होने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब समझ आ जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन गैस है जो और फ्लेमेबल ब्राइटली बर्न होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आता है। दूसरा, अगर मान लो टेस्ट ट्यूब के सामने ना मिलाते, तो हम जब इस रिएक्शन को बैलेंस करते तो यहाँ पे होता है 2H2O, यहाँ पे होता है 4H2O। जब हम इसको बैलेंस करते तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है नंबर सेम नहीं था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, और ठीक है, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन 1 था। यहाँ पे फिर समझ आती है उसको अच्छे से लिख करके, जब हमने इसको यहाँ पे 2 नहीं लगाया था, यहाँ पे 2 नहीं लगाया था। ठीक है, अच्छे से समझ लो। वैसे हमने हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन पढ़ रखा है, तो यहाँ पे जब हमने देखा, जब बैलेंस करने, क्योंकि हमेशा एक्टिविटी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं, स्केलेटन नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, चलो सही है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन के सामने क्या लगाना पड़ा, 2 लगाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑक्सीजन के लिए 2 बनाया, ऑक्सीजन आने के लिए यहाँ पे 2 लगाया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या लाना होगा, यहाँ पे भी तो 2 लाना होगा, ताकि इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाए, और प्लस O2 हो गया, प्लस O2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आप साफ देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है O2, लेकिन हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है। तो जब इसका हम रेशियो देख रहे हैं गैस का ना, तो 2:1 का रेशियो आ रहा है, तो 2:1 का मतलब हाइड्रोजन गैस ज़्यादा और ऑक्सीजन गैस कम है, ऐसे भी हम पता कर सकते हैं, और बर्निंग कैंडल के सामने भी ला करके हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, जिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली। ठीक है, व्हाट हैपन इन एज केस हमने बता दिया कि जब हम उस वाले को लाएंगे टेस्ट ट्यूब के पास, तो पॉपअप साउंड आएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस, और जब ऑक्सीजन वाले को लाएंगे तो वो और फ्लेम के साथ, ब्राइटली फ्लेम के साथ जलने लगेगा, मतलब ऑक्सीजन गैस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस फ्लेम को, बर्निंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, हेल्प करता है। व्हिच गैसेस प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, तो जाहिर सी बात है, जब वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही गैस बनेगा, कोई नया गैस नहीं ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और दूसरा, इसमें हमने हाइड्रोजन को, वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। अभी तक हम ब्रेक डाउन करने के लिए भी किसी भी कंपाउंड को हीट दे रहे थे। जब हीट दे रहे थे तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहा था। क्या करा रहा था, थर्मल। बट अब ये जो है 1.7 में नया केस है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये हमारा हो गया टाइप 2। एकदम ध्यान से सुनना है आपको, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप 2 इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, पहला हमारा था थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये वाली एक्टिविटी भी आपको अच्छे से समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारा 1.8 को हम अच्छे से समझेंगे। 1.8 में दिया गया है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड बोलते ही आपको फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, AgCl2 सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, what in china dish, what is its color, आपको बताना है कि इसका कलर क्या है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर द सम टाइम। ठीक है, अब इस चाइना डिश में जिसमें हमने AgCl2 को रखा है, उसको सनलाइट में रखो, इसमें रखो, सनलाइट में रखो कुछ टाइम के लिए, और ऑब्जर्व करो द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो जब तुमने सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखा था उस वक्त उसकी कलर क्या थी, और जब हम उसको सनलाइट में छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो अब उसकी कलर क्या हो गई है, वो दोनों आपको बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन एक्टिविटी का जो है प्रोसीजर समझ आया होगा। ठीक है, तो प्रोसीजर समझ में आ गया। यहाँ पे AgCl होगा, सॉरी यहाँ पे AgCl होगा। ठीक है, AgCl होगा। तो अब आपको क्या देना है कि जब हम AgCl पे क्या देंगे, सनलाइट देंगे। कंडीशन है तो कंडीशन को एरो के ऊपर ही लिखना है, तो सनलाइट देंगे, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन होने से पहले, अभी सनलाइट में रखा है, जस्ट इसका पहले कलर ऑब्जर्व करना है। तो कलर जो ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो होगा व्हाइट कलर का होगा जब आप चाइना डिश में रखोगे स्टार्टिंग। सम टाइम आफ्टर सम टाइम, जब सनलाइट में रखे आपको कुछ देर हो जाएगा, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, Ag सॉलिड है और Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, और इसको बैलेंस भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन 2 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से Ag भी 2 हो गया, और इसके आगे भी 2 लगा दो। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो जब सनलाइट में कुछ देर रख लेते हैं तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये हो जाता है ग्रे कलर में कन्वर्ट। ये जो AgCl है सनलाइट में आफ्टर सम टाइम ये किस कलर में हो जाता है, ग्रे कलर में हो जाता है, सिल्वर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बिफोर द रिएक्शन इट वाज व्हाइट कलर एंड आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम्स ग्रे कलर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें भी क्या हो रहा है, एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होकर 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बना रहा है, तो इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट कंडीशन क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंस में बना रहा है। ठीक है, सनलाइट तो इसको क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन।
तो ये हमारा हो गया थर्ड टाइप। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 केस है हमारे पास आया, ठीक है। 3 केस में एक तो हीट की वजह से हो रहा था थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा सनलाइट की वजह से हो रहा था तो फोटोकेमिकल या फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। लाइटिक का मतलब होता है टूटना, ठीक है, तो ये याद रखना आपको, लाइटिक का मतलब डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना ही होता है। तो आई होप आपको एक्टिविटी 1.8 भी समझ में आ गया होगा, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं उसमें क्या दिया गया। अब आगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसी के बारे में, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव एज सेम। सिल्वर ब्रोमाइड भी है, जैसे वहाँ पे हमने HCl लिया था, AgCl लिया था, क्लोराइड लिया था, यहाँ पे ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमाइड भी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है Ag+ Br2 बना देता है, Ag+ Br2, ठीक है। तो सेम ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आपने देख लिया 3 हीट का था और 1 इलेक्ट्रोलाइटिक था और 2 एनसीईआरटी ने सनलाइट का दिया हुआ है, मतलब फोटोलाइटिक का। तो आई होप आपको समझ आ गया। दीज एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये जो रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी लेते हैं उसमें यूज करते हैं इसका, ठीक है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो किस फॉर्म में एनर्जी यूज हो रहा है, मतलब इस रिएक्शन को, इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए कौन सा एनर्जी का फॉर्म यूज हो रहा है, उस बेसिस पे ये 3 टाइप का है। अगर हीट हो रहा है तो यही बोलना चाह रहा है, अगर हीट हो रहा है तो थर्मल मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में एनर्जी यूज हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी यूज हो रहा है इसको तोड़ने के लिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर सनलाइट मतलब कि लाइट का फॉर्म यूज हो रहा है इसको तोड़ने के लिए तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो वही बोला कि वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एनर्जी, अब ये भी समझ लीजिए कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था उसमें एनर्जी यूज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने एक्सोथर्मिक देखा है, अब ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में हमने क्या देखा था कि आफ्टर द रिएक्शन हीट रिलीज होता है, तो जब हीट रिलीज होता है ना तो उसको हम प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं जब हीट रिलीज होता है तो, और जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं या फिर रिएक्टेंट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है लिखने का, और जब ये साइड होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, उस टाइम पे बीकर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है एक्सोथर्मिक के केस में, और एंडोथर्मिक के केस में बीकर क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। बस ये कंडीशन होता है। और अब आपने सारा एक्सो इंडो कंपोजिशन डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बोला है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी को भी कैरी आउट करो, ठीक है। बताओ, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बैरियम ऑक्साइड लेना है। अब आपको बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaOH2, ठीक है, का होल ट्वाइस, मतलब ये बैरियम हाइड्रोक्साइड का, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वैसे बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। इन अ टेस्ट ट्यूब ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें 1 ग्राम, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे, BaOH2 का होल ट्वाइस। अब इसमें क्या ऐड ऑन करना है, अमोनियम क्लोराइड ऐड करना है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या करेगा, एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ठीक है। और इसको मिक्स करना है ग्लास रॉड की हेल्प से। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टच करना है आपको टेस्ट ट्यूब का बॉटम पेस विथ योर पाम, अपने पाम से टच करो। व्हाट डू यू फील इन दिस, इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जब आप उसका बॉटम आफ्टर द रिएक्शन टच करते हो रॉड से मिलाने के बाद इन दोनों केमिकल्स को, तो आपको क्या फील होता है कि वो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, मतलब इंडायरेक्टली वो पूछा है कि वो जो ट्यूब है वो कोल्ड हो रहा है या फिर हॉट हो रहा है। अगर कोल्ड हो रहा है तो एंडोथर्मिक है, अगर हॉट है तो एक्सोथर्मिक है, ये दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर द रिएक्शन बनता क्या है एक्चुअली, BaSil2 बैरियम क्लोराइड प्लस क्या बनता है, अमोनिया, ठीक है। बैरियम क्लोराइड और क्या बनता है, NH3 अमोनिया बनता है, ठीक है। और साथ में वाटर भी निकलता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गया आपको। तो रिएक्शन के बाद आपको क्या बनता है, बैरियम क्लोराइड, NH3 और H2, वाटर भी निकलता है, ये अमोनिया गैस है, ठीक है। अमोनिया गैस होता है, ये वाटर है, बैरियम क्लोराइड है। अब इसको होता है इस रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसमें जो रिएक्टेंट्स का ब्रेक डाउन होता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसका मतलब ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी बाउंड को तोड़ने के लिए, तो वो क्या होता है, एनर्जी बाहर से लेगा, टेम्परेचर बाहर से लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब इस रिएक्शन में ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर आपको लिखना है इंडोथर्मिक रिएक्शन। यही क्वेश्चन पूछा है, इज दिस एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो पहले आपको रिएक्शन लिख देना और बताना कि ये क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज इसमें जो है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है टू ब्रेकिंग डाउन द बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और एक ना एक स्मेल भी आती है, पंजेंट टाइप की स्मेल आती है, वो अमोनिया की स्मेल आती है, वो भी इरिटेटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा, बस नहीं पूछा जाएगा कि इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपने पीछे जो भी पढ़ा है उससे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो व्हाइट वॉशिंग है वो कौन सा सब्सटेंस है, और उसको बोला गया X से, बताओ वो कौन सा है। तो अभी पीछे हमने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड, तो अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। तो X क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो उसका नाम आपको लिख देना है कि वो जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, और उसका फॉर्मूला CaO होगा, A से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, तो CaO, ठीक है। अब बोला राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस, जो X है ना उसका रिएक्शन करवा दो आप, किससे, नेम्ड इन वन अबव द विथ वाटर, मतलब इसका रिएक्शन आप वाटर से करवा दो। तो हमने इसका रिएक्शन भी देखा है पीछे, इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। और प्लस हीट निकलता है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमने ये पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, अगर आप अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आसानी हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। तो बोला व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल इन द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर। तो पूछा गया अभी हमने 1.7 जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाला था उसमें बोला कि क्यों एक में डबल हो रहा है, अमाउंट ऑफ गैस जो है एक में दुगुना क्यों है और एक में उससे कम क्यों। तो हमें पता है कि जब हम H2O को ब्रेक डाउन करते हैं तो H2 + O2 बनाता है, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका रेशियो हो जाएगा वो 2:1 का हो जाएगा, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो दुगुना होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस, इसीलिए यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ गैस है वो भी डबल निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इतना में कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन में जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दिया हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी समझने के लिए सबसे पहले इसने एक्टिविटी दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है डिस्प्लेस करना, मतलब एक को हटा के एक आ जाना। डिस्प्लेस करने का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे को हटा दो खुद आ जाए, ठीक है, डिस्प्लेस करना, बस जगह चेंज करना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी सबसे पहले एक एक्टिविटी है, चलो उस एक्टिविटी को समझ लेते हैं और उसके थ्रू हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी समझ जाएंगे। तो बोला गया टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद द सैंडपेपर। तो 3 आयरन नेल लेना आपने देखा होगा, ठीक है। तो पहले तो उसको क्लीन करो सैंडपेपर से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क एज ए एंड बी, 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेना है, एक को मार्क करना है ए और एक को मार्क करना है बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट। अब आपको हर एक टेस्ट ट्यूब में, इसमें भी और इसमें भी, पहले तो उसको मार्क कर दो कि ये ए है और ये बी है। अब दोनों में क्या करो, आपको सॉल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, ठीक है। कॉपर सल्फेट का क्या लेना है आपको, सॉल्यूशन लेना है। टाई 2 आयरन नेल्स विद थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या कह रहा है कि जो नेल लिया है, नेल को इसमें क्या करो, हैंग करो, ठीक है, टाई करो, मतलब बांध दो इसमें, ताकि इस तरीके से बांधो कि जो वो नेल है कॉपर सल्फेट में कंप्लीटली इमर्ज हो जाए, ठीक है। बी, इन टेस्ट ट्यूब बी में आप ये काम करो फॉर अबाउट 20 मिनट्स। अब उसको टाई अप रहने दो, हैंग रहने दो 20 मिनट्स के लिए। कीप 1 आयरन नेल असाइड फ्रॉम कंपेरिजन, ठीक है। दो आयरन को तो आपने टाई अप कर दिया और एक को आप ऐसे ही रहने दो, मत रखो, उससे कंपेयर करेंगे हम इन दोनों तीनों को, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। 20 मिनट के बाद आप इसको बाहर निकाल लो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, उसके कलर को आपको क्या करो, कंपेयर करो ए एंड बी फिगर में, ठीक है, ए एंड बी फिगर में आप देखो, ठीक है। तो ब्लू कलर का जो कॉपर है सॉल्यूशन है उसको कंपेयर करो दोनों टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में। तो टेस्ट ट्यूब बी में तो हमने नेल रखा था, टेस्ट ट्यूब ए को ऐसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। और उसमें ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप इन द कॉपर सल्फेट एंड सॉल्यूशन। अब क्या बोला, टेस्ट ट्यूब बी में तो था नेल, टेस्ट ट्यूब ए ऐसे ही था। अब इसको नेल को बाहर निकालो, ठीक है, और इन दोनों सॉल्यूशन को आप कंपेयर करो। फिर बोला कि एक जो नेल ऑलरेडी बाहर था और 2 नेल हमने इसमें रखा था, उन दोनों नेल को एक जो बाहर था, उन दोनों को भी आप कंपेयर करो, ठीक है। अब कंपेयर करके देखते हैं क्या हुआ। एनसीईआरटी आगे भी डायग्राम दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आयरन का जो है रिएक्शन करवाना है, किसे, आयरन को हमने रख दिया था कॉपर सल्फेट में, ठीक है। तो रिएक्शन तो होगा ना कुछ, तो क्या बन जाएगा रिएक्शन के बाद, FeSO4 बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन हमने लिख लिया, FeSO4 बन जाएगा और प्लस CO, कॉपर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा इसमें से। जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा उन दोनों का, और यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा प्लस CO बन जाएगा। क्यों, Fe जो है CO को हटा देगा, क्योंकि Fe जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा देगा और ये खुद जाके सल्फेट के साथ ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको बताना है कि यहाँ पे Fe डिस्प्लेस हो रहा है क्योंकि ये जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। और ये आयरन जो है डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट से, ठीक है। रिएक्शन आपको लिख लेना है, रिएक्शन ऐसे ही होगा, ठीक है। और सारे कंपाउंड का आपको नेम याद रखना है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, जो ऑब्जर्वेशन बोला गया ऑब्जर्व करो, वो ऑब्जर्वेशन अब हम देखते हैं। तो अब जिस आयरन को हमने डिप किया था, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो वो आयरन पे अब क्या हो जाएगा, ये जो कॉपर है वो आयरन तो खुद कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो कॉपर है, कॉपर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा इस आयरन पे, जिसकी वजह से इस आयरन पे क्या होगा, इस आयरन पे कॉपर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। कॉपर इस पे आकर के डिकम्पोज हो जाएगा, कोट बना लेगा, ये कोटिंग टाइप का बना लेगा, ठीक है। और ये कोटिंग जो है किस कलर में होगा, रेडिश ब्राउन कलर में होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये नेल जो है जो हमने बाहर निकाला है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, वो रेडिश ब्राउन कलर का है क्योंकि इस पे कॉपर की कोटिंग हो गई है। और जो पहले हमने बाहर रखी थी वो जैसी की तैसी है, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट में डिप ही नहीं किया था हमने। तो कॉपर सल्फेट में डिप करने पे होता क्या है कि आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को और कॉपर की कोटिंग बन जाती है, वो आकर के उस नेल पे चिपक जाता है और रेडिश ब्राउन कलर का ये बनाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, दोनों जब नेल को हमने कंपेयर किया था, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए में जो कॉपर सल्फेट था वो एज इट इज है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी जिसमें हमने आयरन को डिप किया था और अब आयरन को कुछ देर के बाद 20 मिनट्स के बाद हमने निकाल लिया, तो इसका सॉल्यूशन का कलर देखो, ये कलरलेस हो गया। क्यों कलरलेस हो गया, इसमें जो कॉपर था वो सारा कॉपर निकल चुका है और आयरन के नेल पे जा चुका है, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब बी का आफ्टर द रिएक्शन ये सिचुएशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वो कलर जो होता है फेड हो जाता है, ठीक है, हल्का ग्रीनिश टाइप का हो जाता है, मतलब फेड हो गया ये, देख लें, ठीक है, एकदम व्हाइट कलर का नहीं है, ग्रीनिश टाइप का फेड हो गया। क्यों, क्योंकि इसका जो है वो डिकम्पोजिशन हो गया है इस पे, जो कॉपर था जो ग्रीनिश कलर का था वो इस पर डिकम्पोज हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देती हूँ कि जब हमने टेस्ट ट्यूब ए में रखा था, ए को खाली छोड़ दिया, कॉपर सल्फेट ऐसे, तो कॉपर सल्फेट का ऐसे ही सेम कलर है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस कॉपर बी में हमने डाला था कॉपर सल्फेट भी और आयरन भी, तो आयरन ने क्या किया कि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया, मतलब कॉपर को हटा दिया और सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया, जो जितना भी कॉपर था वो इसके ऊपर डिप हो गया, कोटिंग बना लिया और वो रेडिश ब्राउन कलर हो गया, और जिसकी वजह से कॉपर सारा इस पर कोट हो गया, इस पर आ गया, जिसमें कुछ कॉपर बचा ही नहीं, इसका कलर फेड हो गया, ठीक है। तो यही बताना है आपको, कलर क्या होता है, फेड हो जाता है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब ए में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ, लाइट ग्रीन हो गया, ये पहले ज़्यादा था अब लाइट ग्रीन हो गया, और नेल क्या हो गया, नेल हो गया रेडिश ब्राउन का। तो बहुत टाइम लिया हमने इसको समझने के लिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, हमने कंपेयर कर लिया कि बिफोर द आफ्टर सॉल्यूशन, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट क्या होता है। व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउन इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नेल पर क्या होता है, कॉपर डिकम्पोज, कॉपर कोटिंग हो जाती है, कॉपर CO की कोटिंग, कॉपर कोटिंग हो जाती है, ठीक है। ये आपको बताना है कि नेल के ऊपर क्या होता है, कॉपर कोटिंग हो जाती है, और जो सॉल्यूशन फेड किया था क्योंकि इसमें से सारा कॉपर नेल के ऊपर आया था। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी, तो ये आपको रिएक्शन भी अच्छे से दे रखा है, आयरन है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, और आफ्टर द रिएक्शन कॉपर, ठीक है। रिएक्टिविटी हमें कैसे पता कि आयरन की ज्यादा है, रिएक्टिविटी सीरीज आप याद करो जाकर के, वहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। FeSO4 Zn यहाँ पे दे सकता है, तो आपको कैसे पता चलेगा, या फिर ऐसा रिएक्शन दे सकता है क्या बोलते हैं ZnSO4 प्लस CO। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो CO है Zn को हटाएगा या नहीं आएगा, इन दोनों में से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, Zn ज्यादा रिएक्टिव होगा तो इसको, या फिर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, आपको ये पता होना चाहिए। इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है ये पता होगा तभी आप इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव है तो आप क्या कर दोगे, CuSO4 बना दोगे, हालांकि Zn ज्यादा रिएक्टिव है तो Zn ज्यादा रिएक्टिव तो ये डिस्प्लेस ही नहीं होगा, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं फर्दर, ठीक है। तो इसलिए आपको एक्टिविटी सीरीज याद रखनी है।
नेक्स्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत टाइम हम ले रहे हैं, ठीक है, बहुत धीरे धीरे समझ रहे हैं। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट, तो आयरन डिस्प्लेस वाला वही चीज बता रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है किससे, अनदर एलिमेंट से, कॉपर से, फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा दे, डिस्प्लेस कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देखो, Zn है, ठीक है, यहाँ पे ZnSO4 बना रहा है, तो हमने देखो यहाँ पे ZnSO4 लिया था और C लिया था, तो ZnSO4 ही रहने दिया क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे Zn दिया गया कॉपर सल्फेट, तो Zn क्या अमोनिया एक्टिवेट, तो कॉपर सल्फेट कॉपर को हटा देगा। यहाँ पे लेड है, कॉपर क्लोराइड है, तो वो भी रिएक्टिव होता है। तो ये सारे एग्जांपल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का याद रखना है। नेक्स्ट बोला जा रहा है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, तो क्या बोला गया है कि कॉपर से, यहाँ पे तो दो ही दिया हुआ है, लेकिन आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, जहाँ से भी आप निकालो उसको निकाल के याद करो। Zn और लेड क्या है, Pb जो है दोनों ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये दोनों कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी हम देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाना, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोनों एक दूसरे को हटाएगा, ठीक है। इसमें सिंगल एक ही हटा रहा था, ठीक है, सिर्फ Zn इसको हटा दिया तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। एक्टिविटी के थ्रू इस रिएक्शन को भी समझना है, तो सबसे पहले एक्टिविटी 1.10 है डबल डिस्प्लेसमेंट का, इसको देख लेते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सॉल्यूशन, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट NaSO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट का आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना है। इन टेस्ट ट्यूब, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड, क्या लेना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बैरियम क्लोराइड लेना है, ठीक है। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना है। तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने बैरियम क्लोराइड लिया, मिक्स द टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को देखो यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। मिक्स करने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या किया, यही दिखाने की, यही बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया भी गया है, इसको ही देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा कि जो बैरियम क्लोराइड है ये भी आयंस में टूट जाएगा, Ba+2 में, और क्लोराइड माइनस में टूट जाएगा, और Na+ में, और S4 माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आयन ये पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा, ये नेगेटिव आयन ये पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे दोनों जो एलिमेंट है दोनों रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे BaSO4 बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, तो इसलिए बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व हमने क्या किया ये भी बताना है, तो ऑब्जर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होकर के ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे जो BaSO4 है ये PPT है, मतलब ये क्या प्रेसिपिटेट बन रहा है, यहाँ पर ये इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन और ये व्हाइट कलर का होगा, ये भी याद रखना है आपको। यहाँ पर इस सेक्शन में व्हाइट कलर की PPT बन रही है जो कि है BaSO4 की, ये सेटल डाउन हो जाएगी एज अ सॉलिड, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। क्योंकि ये इनसॉल्युबल है वाटर में इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, तो बताना है अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो BaSO4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बिफोर मिक्सिंग सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज कलरलेस, तो सोडियम सल्फेट जो सॉल्यूशन ये कलरलेस होगा, बैरियम क्लोराइड भी क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर होगा, तो कलरलेस ही हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन व्हाइट PPT अपीयर्स इमीडिएटली, द मिक्सचर बिकम्स क्लाउडी, क्योंकि ये व्हाइट PPT बन जाएगा, मिल्की हो जाएगा, व्हाइट सॉलिड सेटल आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो व्हाइट सॉलिड नीचे बैठ जाएगी, तो ये होता है क्लाउडी फॉर्म में आता है, व्हाइट PPT बन जाता है। तो यही ऑब्जर्वेशन बताना है आपको, यहाँ पे व्हाइट PPT बनता है और कुछ नहीं बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या लिखा है, यू विल ऑब्जर्व दैट व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि एक व्हाइट सब्सटेंस इनसॉल्युबल होगा वाटर में, वो बना है विच इज बैरियम सल्फेट, ठीक है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज PPT, तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है इसको ही प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें PPT बन रहा है उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। आगे दिया गया एनसीईआरटी में व्हाट कॉजेस दिस, ये क्यों होता है, ठीक है। द व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 एंड Ba। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसे बना है, हमने देखा है कि जो आयन है वो ब्रेक डाउन हो गया, BaCl2 का बैरियम क्लोराइड का Ba+2 और Cl- में टूटा था, ठीक है। तो SO4 के साथ ये जाके बाउंड बनाता है। The other product from sodium chloride which is remain in the solution, जो soluble है, such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आयन का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं देखते हैं एनसीईआरटी में ब्लू बॉक्स में और कुछ दिया गया है। रिकॉल एक्टिविटी 1.2 बोला गया, 1.2 जो एक्टिविटी थी उसको रिकॉल करो। तो याद है 1.2 में क्या थी, लेड नाइट्रेट वाली एक्टिविटी थी, ठीक है। तो वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट फॉर्मूला क्या था, लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला था, और वहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड Ki विच इज Ki, ठीक है, वो हमने मिक्स किया था, ठीक है। व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो वहाँ पे जो है प्रेसिपिटेट का कलर क्या बना था, ठीक है। तो हमने देखा था येलो कलर का बना था। कैन यू नेम द कंपाउंड ऑफ प्रेसिपिटेट, तो जो रिएक्शन हुआ था आफ्टर द रिएक्शन कंपाउंड क्या बना था, क्या आपको याद है, उसका कलर आपको बताना है, और उसमें जो PPT बना था उसका नेम बताना है, ठीक है। तो रिएक्शन के जो बाद है वो क्या बना था, PbNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। रिएक्शन के बाद क्या बना था, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये बना था, ठीक है। लेड आयोडाइड वाज सॉलिड और ये क्या था, ये एक्वस था, और ये जो लेड आयोडाइड था यही सॉलिड था जो कि इनसॉल्युबल था, और PPT बॉटम में जाके क्या हो जा रहा था, सेटल डाउन हो जा रहा था, जिसको हम बोलते हैं PPT, और ये जो था येलो कलर का था, ठीक है। तो आपको इसका नाम क्या बताना है, ये लेड आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम इसको बोलते हैं लेड आयोडाइड। तो वही पूछा गया, व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो येलो कलर। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, तो लेड आयोडाइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसका आंसर हमने पहले ही बता दिया था रिएक्शन में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर दिस रिएक्शन। बैलेंस करना भी तो सिखाया आपको, तो इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, KNO3, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना 1 है, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 है, तो ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम भी हो गया, 2 नाइट्रोजन भी हो गया और 6 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, और 2 पोटेशियम बनाने के लिए हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 पोटेशियम हो गया और आयोडीन भी 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी आयोडीन 2 है ऑलरेडी, और Pb1 है, लेड 1 है, लेड 1 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट ये भी डन हो गया। नेक्स्ट बोला, इज दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है,
तो हाँ, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि जो Pb है ना, Pb+2 में टूट जाएगा और नाइट्रेट NO3 माइनस में टूट जाएगा, और पोटेशियम भी यहाँ पे प्लस में टूट जाएगा, या ये माइनस में टूट जाएगा, तो ये माइनस प्लस के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ चला जाएगा, और NO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। तो इसमें भी आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो तीनों का आंसर आपको अच्छे से पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 1.11 में, ठीक है। और इस एक्टिविटी में हम कौन सा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन समझेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम समझेंगे। अब एक्टिविटी 1.1 में दिया क्या गया है कि हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। तो कॉपर पाउडर है, उसको चाइना डिश में डालो और उसको हीट करो, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या बोला गया? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं या किसी चीज़ को बर्न करते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन अपने आप ही समझ आ जा रहा है कि हीट करना है हमें। तो कॉपर को जब हम मतलब बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तो बन जाएगा क्या? कॉपर ऑक्साइड, CuO, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है? कॉपर एटम जो है एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी? सबसे पहले यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, न्यू कंपाउंड जो है, ठीक है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये जो सर्फेस पे ब्लैक कोटिंग बना देती है, ठीक है। इस डिश के सर्फेस पे क्या बना देगी? ब्लैक कोटिंग बना देगी, ठीक है। तो बिफोर हीटिंग जो होता है कॉपर पाउडर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हमने पहले भी देखा कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और आफ्टर द हीटिंग जो कॉपर पाउडर है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक न्यू सब्सटेंस बना कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड ऑन हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा तो उसको हम बोल देते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो मेन पर्पस हमें इस एक्टिविटी को देने का यही था कि कौन सा ऑक्सीडेशन कराता है, कौन सा रिडक्शन कराता है। तो ये जो फिलहाल रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड वाला, वो क्या है? हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्या दिया? द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। व्हाई हैज दिस ब्लैक पेपर सब्सटेंस फॉर्म? मतलब ये सब्सटेंस क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी दे दिया गया, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाता है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने फिर से रिएक्शन भी दे दिया कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा हीट करने पर। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, ये भी आपको याद रखना है। और क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अब इस हीटेड मटेरियल में जो आपका हीटिंग जो मटेरियल बना है, जो सब्सटेंस बना है, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। जो ब्लैक कोटिंग था, ये जो ब्लैक कलर का था, अब वो टर्न हो जाएगा ब्राउन कलर में जब इसमें हम हाइड्रोजन पास करवाएंगे, ठीक है। द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। और ये रिवर्स रिएक्शन जाएगा फिर से, जब हम इसमें जैसे ही हाइड्रोजन पास कराएंगे ना, तो वो तो पहले ब्राउन कलर का हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ ये ऐड हो जाएगा, मतलब वाटर बनाएगा। तो जब हम ये जो हमारा न्यू सब्सटेंस बना था उसमें हाइड्रोजन पास करवाएंगे तो ये फिर से जो ब्लैक कलर का था वो टर्न हो जाएगा किसमें? ब्राउन कलर में, और हाइड्रोजन यहाँ पे वाटर बना देगा। क्यों वाटर बना देगा? सबसे पहले तो इसमें आपको देखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ठीक है। और क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर अकेला बच गया, तो इसके साथ ये रिमूव हो रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। तो हमने क्या सीखा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो इस रिएक्शन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों चीज साथ ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है हाइड्रोजन का और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों चीज साथ हो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसी चीज को इस रिएक्शन के थ्रू समझाना चाह रहा है। तो इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। और कॉपर दोबारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमने अभी तक समझा वही इस लाइन में लिखा हुआ है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब जिस सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, गेन का मतलब मिलना। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो जिस सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलेगा रिएक्शन के दौरान उसको हम लोग ऑक्सीडाइज बोलते हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, और जो सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइज। इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस लॉस करता है ऑक्सीजन को रिएक्शन के दौरान, ये कहलाता है रिड्यूस्ड। ये क्या कहलाता है? रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस का मतलब समझ में आ गया। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड, ये जो 2 है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताया गया, ठीक है। तो इस 2 से कंफ्यूज नहीं करना, ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताया गया जो हम आगे पढ़ेंगे बहुत हायर क्लास में, ठीक है। द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस। तो कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, ठीक है, लूज कर रहा है और रिड्यूस हो जा रहा है, खुद रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीडाइज बन जा रहा है। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग अ सेम रिएक्शन। सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। समझ आ गया? इसमें सिर्फ एक चीज हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन। किसी में सिर्फ एक चीज होगा, रिड्यूस होगा तो रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन इसमें दोनों हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों चीज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ पेन से आके दिखा रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है? कॉपर रिड्यूस्ड हो रहा है। सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज दिस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे MnO2 प्लस 4HCl MnCl2, ठीक है, प्लस H2O प्लस क्लोरीन। तो ये भी क्या रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एग्जांपल आप याद रख दीजिए क्योंकि एग्जांपल से डायरेक्ट आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक मतलब कुछ ही बचा एनसीईआरटी का, याद कंप्लीट ही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है।
In reaction 1.31 कार्बन ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक इन रिएक्शन 1.32 यहाँ पे जो भी हमने देखा था लास्ट में, ठीक है, दो एग्जांपल वो है HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, मतलब HCl क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है Cl2 को, वेयर इज मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, रिड्यूस हो जाता है और बनाता है MnCl2। फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड, इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट रिड्यूस, ठीक है। तो आपको याद रखना है रिड्यूस कौन होता है, जब लॉस करता है ऑक्सीजन को या फिर हाइड्रोजन ले लेता है, दो केस, या तो ऑक्सीजन चला गया होगा उसमें से या उसमें आगे हाइड्रोजन ऐड हो गया होगा, तो रिड्यूस रिडक्शन बोलेंगे या रिड्यूस्ड बोलेंगे। और अगर ऑक्सीजन आया होगा या फिर हाइड्रोजन गया होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा टर्म, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, बार बार इसको सुनिए। रिकॉल एक्टिविटी 1.1 वेयर मैग्नीशियम रिबन बर्न्स द dazzling flame in a air oxygen and change into white substance which is magnesium oxide, है ना। इन मैग्नीशियम being oxidized reduce in the strength, आपको चाहिए जो मैग्नीशियम का ऑक्सीडाइज हो रहा था या रिड्यूस हो रहा था। अगर आपको ये लाइन समझ आई होगी तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे। मैं उस एक्टिविटी का रिएक्शन लिख रही हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है वो बना रहा था 2MgO। अब बताइए मैग्नीशियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो जिस चीज़ में ऑक्सीजन गेन होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीजन का गेन होना, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेन ऑक्सीजन, जो सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन मतलब जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिंपल आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेली एवरीडे लाइफ में जो ऑब्जर्वेशन होता है, इफेक्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्रोजन होता है, क्रोजन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग, ठीक है, क्रोजन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, जैसे न्यू आयरन होता है तो वो बहुत शाइनी होता है, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ वो जो आयरन होता है कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, उस पर कोटिंग लग जाती है ना, रेडिश ब्राउन पाउडर उस पर ऐसा कोट हो जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। तो न्यू आयरन जैसे शाइनी होता है लेकिन ओवर द टाइम वो क्या होता है, कलर उसका चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, दैट जो इफेक्ट होता है उस न्यू आयरन पे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। जैसे और भी मेटल होता है, जैसे कि आयरन ही नहीं और भी कुछ होता है, जैसे कि सिल्वर जो होता है ब्लैक कलर में होता है, कॉपर होता है क्या ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या है क्या बोलते हैं, क्रोजन का ही एग्जाम्पल, ठीक है, वो भी क्रोजन का एग्जांपल। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व एन आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये क्रोजन का ही एग्जांपल होता है, ठीक है। सम अदर मेटल आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म कॉपर सिल्वर, कॉपर सिल्वर पे किस टाइप का जो हमने नोटिस किया था ना कॉपर सिल्वर का, ठीक है, क्या लिखा हुआ, हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर और सिल्वर पे आपने जो कोटिंग होती है सिल्वर पे जो ब्लैक कलर की हो जाती है, ठीक है, कॉपर जो होता है ग्रीन कलर का होता है, क्या आपने वो नोटिस किया, तो ये भी क्या है, क्रोजन का ही एग्जांपल है, ठीक है। ये डेली लाइफ का इफेक्ट है, वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड सच मॉइस्चर, जब कोई मेटल्स पर अटैक होता है उसके आसपास के मॉइस्चर का, ठीक है, जैसे कि एसिड हो गया, वाटर हो गया, इस टाइप का, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोड होना, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। जब वो कोरोड हो जाता है, उसका अटैक होता है तो वो कोरोड हो जाता है, ठीक है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो ये भी क्या है, कोरोजन का एग्जांपल होता है, ठीक है। और कोरोड होना किसको बोलते हैं, जब कोई सब्सटेंस पे मेटल पे अटैक होता है उसके अराउंड जो भी मॉइस्चर होती है, जो भी एसिड होती है उसकी, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। और कोरोजन का एग्जांपल में देख लिया, एक आयरन का देख लिया, सिल्वर का देख लिया और कॉपर का देख लिया। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, जो कार बॉडीज होती है वो भी डैमेज होती है, ठीक है। ब्रिज जो होता है जो लोहे का आयरन का बना होता है वो भी डैमेज होता है। आयरन रेलिंग, ठीक है, शिप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, वो सारी ऑब्जेक्ट जो है कोरोजन से कॉज डैमेज होता है, जो भी मेटल्स का बना होता है, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, जो आयरन से बना होता है स्पेशली, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि वो उसमें वो ब्राउन ब्राउन हो जाता है धीरे समय के साथ, आपने देखा होगा। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, जो आयरन का कोरोजन बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रिज जो है उसी से बनती है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, वो धीरे धीरे बहुत वीक हो जाता है, ठीक है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन, ठीक है। तो एवरी ईयर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट जो होता है स्पेंड करना होता है ये ब्रिज वगैरह पे जो भी आयरन का सामान है, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन द चैप्टर 3, तो कोरोजन के बारे में हम और भी पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का वो है रेनिसिटी, ठीक है। रेनिसिटी क्या है, दूसरा इफेक्ट है। तो क्रोजन का जो हमने क्रोजन का जो कॉज है, मतलब डैमेज क्या क्या करता है, हमने वो भी पढ़ लिया है। रेनिसिटी में करेंगे। रेनिसिटी में क्या होता है, स्पॉइल फूड, मतलब फूड क्या होता है, खराब होता है। फूड कंटेनिंग जो ऐसा फूड होता है जो कि फैट कंटेन करता है, ऑयल्स कंटेन करता है, ठीक है, उसको हम बाहर लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो स्मेल करने लगता है, उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल रेनिसिटी का, ठीक है। द कॉज दिस हैपन बिकॉज द फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज। अभी क्यों होता है ये, क्यों उसमें स्मेल आ जाती है, क्योंकि जो फैट्स और ऑयल्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसी स्टेट दिस स्टेट इज कॉल्ड बीइंग रेनिसिटी, और इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी, ठीक है। तो रेनिसिटी का समझ में आ गया। उसमें क्या होता है कि ऑयल या फैट्स जो होता है खाने में वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसकी वजह से वो स्मेल करने लगता है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल जो होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो एंटीऑक्सीडेंट अगर कुछ है तो वो हम यूज करेंगे, उस केमिकल में ऐड करेंगे ताकि जो हमारा फूड है जल्दी स्पॉइल ना हो जाए, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर्स यूज करेंगे, जैसे हमने देखा होगा वेफर वगैरह में क्या होता है, एयर पूरा एयर अच्छे से भरा होता है, तो वो भी धीरे धीरे मतलब तुरंत एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता और जल्दी वो स्पॉइल भी नहीं होता, लंबे समय के लिए हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो उस चिप्स में वेफर्स वगैरह के पैकेट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस चिप मैन्युफैक्चर फिल्स बैग्स विद नाइट्रोजन टू कीप ऑक्सीजन आउट, सो चिप जो होता है वो लंबे समय के लिए ठीक रहता है, ठीक है। अब इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो हमने देखा है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज दे बिकम रेनिसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजुअली सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, वो सब्सटेंस को प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। ऐसा फूड जिसमें फैट और ऑयल्स उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं ताकि वो लंबे समय के लिए। कीपिंग फूड चीप इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये बहुत मतलब लंबे समय के लिए इसको ठीक रखता है, ठीक है, हमेशा के नहीं लेकिन लंबे समय के लिए। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लैश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो उस चिप्स के पैकेट में क्या भरा होता है, पूरा गैस जो भरा होता है वो नाइट्रोजन का गैस भरा होता है ताकि उसमें ऑक्सीजन जो है नहीं जाए और वो जल्दी रिएक्ट ना करे, ठीक है, और ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है।
नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो आई होप ये जो है ये सारा जो टॉपिक था लाइन था वो सारा खत्म हो गया एनसीईआरटी का, और ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है नीचे आपको, ठीक है। अब आपने अगर सही से ये तीनों लेक्चर, 2 लेक्चर पहले अपलोड हो चुका और ये लास्ट लेक्चर था हमारा इस चैप्टर का, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें और कमेंट में लिखें कि आपका कंप्लीट हो गया 100% ये चैप्टर, ठीक है। और आप इस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो भी इजीली बना सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये वाला है, आप डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। तो हम वो भी डिस्कस कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और जल्दी 50 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर दें ताकि हम लाइव भी आ सकें। आई होप आप लोग कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।